कांग्रेस पार्टी के स्लीपर सेल, आपने ये शब्द यूज किया। जयराम रमेश साहब और वेणुगोपाल साहब ये बड़े स्लीपर सेल्स हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये दोनों लोग राहुल गांधी के करीबी हैं। चाकू मार के गए कि उनकी तो लिस्ट ही इतनी लंबी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोले या ये जितिन प्रसाद जी बोले, चाहे तो कितने लोग हैं, लिस्ट इतनी लंबी है। आरपीएन सिंह हो, देखिए इतनी लंबी तो लिस्ट है। ये सब तो उनके आंख के तारे थे जिनको उन्होंने कुछ भी नहीं थे और इतने बड़े बड़े पदों पे बिठाया और उसके बाद वही धोखा दे गए। तो जयराम रमेश जी और वेणुगोपाल साहब ये कर रहे हैं तो इसमें कौन सी नई बात होगी। अगर ऐसी ही ईवीएम में धांधली हो रही होती, बीजेपी की सीटें घट के 240 पे क्यों आ जाती, कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ के डबल क्यों हो जाती। जनता ने इतने ज्यादा संख्या में वोट दिए थे कि वो गड़बड़ी वाले 20% वोट भी कम पड़ गए और बीजेपी के ओरिजिनल वोट और ये गड़बड़ी वाले वोट जो हैं मिला के भी कम पड़ गए, इसलिए 240 आई हैं, वरना 400 पार होती और संविधान एकदम खत्म किया जाता। नहीं, इस लॉजिक से तो प्राचा साहब, जिस भी राज्य में विपक्ष की सरकार रही, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जिस राज्य में भी गैर बीजेपी थी, वहां बीजेपी को हारना ही चाहिए था हर बार। वो सीधा सीधा अमित शाह जी मेरे ख्याल से यही बोलते होंगे कि आप चुप बैठो, आप चुनाव नहीं जीते हो, मैंने आपको जितवाया ईवीएम के माध्यम से, तो ये मेरे साथ इस तरह की बातें मत करो। इसीलिए सब लोग उनके सामने झुकते भी हैं। उस पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन, विपक्ष जो है वो महमूद प्राचा जैसे लोगों के साथ अलाइन करता है जो कि आतंकवाद के आरोपियों की वकालत करते हैं। मैंने ये केसेस जब लेने शुरू किए ना आज से 10 साल पहले, इस शर्त पे लेने शुरू किए थे कि मैं ये केस जीतने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं ये केस सच्चाई ढूंढने के लिए लड़ूंगा। और सच्चाई जो है इतनी भयावह आ रही है कि कुछ लोगों को, बेगुनाहों को फंसाया जाता है और असली आतंकवादी जो हैं जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए उनको बचाया जाता है। तो फडणवीस साहब अपना रिकॉर्ड ठीक कर लें, ये सारे केस मैं जीता हूं। नहीं तो ये आईएसआईएस की मैगजीन के फ्रंट पेज पे आपका फोटो भी राइट विंगर छपवा देते हैं क्या? बिल्कुल 100% आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। 100% यही काम हुआ है। मतलब ईवीएम एक मशीन ही तो है, उसको क्यों नहीं सुधारा जा सकता? पूरी गारंटी के साथ है। इस देश में 5 लोग हैं, 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जो इस ईवीएम की प्रक्रिया को कानूनी, टेक्निकल और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पूरा समझते होंगे। सिर्फ 5 लोग होंगे टोटल। कल को आप अगर अपनी लाइन से भटक जाएं तो लोग आपको भी स्लीपर सेल या प्लांटेड कह सकते हैं। फिर ये स्लीपर सेल मत कहें, मुझे चोर कहें, मुझे गद्दार कहें, मुझे धोखेबाज कहें, दुनिया की जितनी मन में बुरी बुरी बातें आती हैं सब कहें। ऐसा मेरा निवेदन है। अगर मैं ये पेपर बैलेट की लड़ाई से इतना सा भी भटक जाऊं, आप किसी को प्रधानमंत्री पद से हटाने या किसी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? डेफिनेटली हम प्रधानमंत्री बदलने की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बदलने की नहीं। किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को, किसी भी एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर को जो जनता की आवाज से नहीं, फ्रॉड तरीके से ईवीएम के माध्यम से जीत के बना। आप जो इतनी बातें कह रहे हैं, आप हैं कौन? इतनी बात कह रहा हूं और मैं अभी तक कोई भी केस हारा नहीं हूं। मैं आपको ये बता दूं, इसमें हम सारे केस जीते हैं। मुझ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइन भी लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सेट असाइड कर दिया। अच्छा, हुड्डा साहब नींद से जागेंगे, प्राचा साहब की मदद मांगे जाएंगे, फिर आप हरियाणा? मैं तो सर के बल जाऊंगा। और बताओ आप, मैं किसी से मिलने नहीं जाता, मैं बता रहा हूं आपको, मैं किसी नेता से मिलने जाता ही नहीं। लेकिन ये ईवीएम के लिए मैं हर एक नेता से गुहार लगा रहा हूं, मुझे अपॉइंटमेंट दो, मुझे आधा घंटा दो, मैं आपको कन्विंस करूंगा आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड धोखा हो रहा है। मैं घुटनों के बल चल के जाऊंगा। और बताओ, मेरे तो घुटनों में मोदी जी बिल्कुल मेरी रॉड को वो टेढ़ी नहीं कर पाए ना मेरे कमर में कोई मेरे झुका पाया, ना मेरे घुटने और ना मेरी गर्दन आज तक कोई नहीं झुका पाया। नमस्कार दोस्तों, मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। न्यूज तक के इस मंच में आज हमारे मेहमान हैं देश के जाने माने वकील, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता और ईवीएम को लेकर अपनी लड़ाई के चलते सुर्खियों में और कई बार विवादों में रहने वाले महमूद प्राचा। प्राचा साहब, आपका स्वागत है न्यूज तक के इस मंच पर। शुक्रिया मुझसे बात करने। क्योंकि ईवीएम के साथ सबसे पहले आपका नाम लेते ही ईवीएम की शक्ल ध्यान में आती है और ईवीएम का नाम लेते ही आपकी शक्ल ध्यान में आती है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, बुनियादी सवाल, कि दर्जनों केस सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई सालों के दौरान ईवीएम के खिलाफ खारिज हो चुके हैं, मुंह के बल गिर चुके हैं, लेकिन आपका विरोध जारी है। अब आपकी बुनियादी लड़ाई है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम ईवीएम के साथ नहीं आना चाहिए, पेपर बैलेट के साथ आना चाहिए। बट एनीवे, क्योंकि मैं ईवीएम का धुर विरोधी हूँ और पेपर बैलेट का समर्थक हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। दर्जनों, मेरे ख्याल से करीब 50 के करीब केसेस सुप्रीम कोर्ट में और उससे भी कहीं ज़्यादा
अलग अलग हाई कोर्ट्स में डिसमिस हो चुके हैं ईवीएम को चैलेंज करने वाले, और इसमें बहुत सारे केसेस में फाइन्स भी लगे हैं। ये बात भी ठीक है, इसमें कोई दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन एक केस ऐसा है जो खुद मेरा है, जो आधा सरवाइव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मुझे लिबर्टी दी है कि मैं दूसरे कोर्ट्स में जाके अपनी बात रख सकूं। इतना भर है, लेकिन इसकी दो बड़ी वजह मैं मानता हूं। एक ये है, जो रिसेंट जो एडीआर जजमेंट आई थी उसमें भी जो लोग चाहें वो पहला पैराग्राफ पढ़ लें। वो पहला पैराग्राफ ही ये कहता है कि सारे प्लेंटिव्स यानी कि सारे जो करता है याचिकाकर्ता, वो सभी इस बात को एक मुंह से ये बात कह रहे हैं, एक ज़बान में ये बात कह रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे, चुनाव आयोग पे किसी भी प्रकार का कोई शक और शुबा नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि कोई भी सबूत, प्रैक्टिकल सबूत इस बात का आज तक नहीं लाया गया है। तो मैंने जो ये नया काम शुरू किया है वो 5 जनवरी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संगठन है उसने, हमने पहली बात ही यही कही थी कि हमें चुनाव आयोग पे 0% भरोसा है। और ये कानूनी रूप से भी बात सही है, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है चुनाव कराने का, चुनाव आयोग पे शक करने की कानूनी प्रावधान रखता है। दूसरा, कोई सबूत की बात है तो मैंने खुद रामपुर से लोकसभा का चुनाव ही इसी बात के लिए लड़ा था कि मैं खुद जाके पर्सनली सबूत इकट्ठे कर पाऊँ कि किस प्रकार से ईवीएम के द्वारा धांधली होने के हर चांस हैं। ना सिर्फ चांस हैं बल्कि धांधली की भी जाती है कानून का पालन ना करके। आपने चुनाव लड़ा, आपने उसका जिक्र कर ही दिया है, आपको नोटा से भी कम वोट मिले, आपको आपकी जमानत जब्त हो गई उसमें, लेकिन सबूत मिले क्या जिन सबूतों की तलाश में आपने वो चुनाव लड़ा था? नहीं, देखिए, मेरा पर्पज़ वहाँ चुनाव लड़ने का ही ये था कि मैं चुनाव लड़ूं, और मैंने कोई कैंपेनिंग नहीं की और कोई भी मैंने जाके किसी से ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए वोट करो। एक भी जगह मैंने ये कहा ही नहीं बात। मैंने कैंपेनिंग मुझे इसलिए भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती थी, वरना मेरे खिलाफ यही इल्ज़ाम आ जाता कि आपने किसी छदम वजह से चुनाव लड़ा है। हालांकि वो वजह छदम कही जा सकती है, लेकिन ये संविधान और डेमोक्रेसी और हमारा इलेक्टोरल सिस्टम बचाने के लिए लड़ा था। तो उसमें सबूत एकदम आए, और सबूत ऐसे नहीं कि आप निष्कर्ष निकालो उन सबूतों से। हमने वीडियोग्राफी के माध्यम से और कितनी सारी चिट्ठियां लिख के चुनाव आयोग को, हमने करीब 40 के करीब चिट्ठियां लिखी थी, जिसका जवाब सिर्फ 1 ही 2 चिट्ठियों का इलेक्शन कमीशन दे पाई हमें। लेकिन हमने पूरे एक चेन ऑफ सबूत जिसको कहते हैं, या एक कड़ी सबूतों की इकट्ठी कर ली, जिसमें वीडियोग्राफी में भी आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ा के रामपुर में चुनाव कराए जा रहे हैं, और किस प्रकार से मशीनों में जो कानून है उसमें उसका पालन नहीं किया जा रहा, उसकी सुरक्षा का। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि सैकड़ों लोग, ये वीडियोग्राफी में है साफ, उसमें मशीनों में छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि उसमें वोट भी पड़ चुके हैं। नहीं, तो आप इसको लेकर चुनाव आयोग गए थे या कोर्ट भी गए थे? नहीं, इसको लेके तो हमारे, देखिए, एक और समस्या है हमारे देश में, और वो मैं समझता हूँ कि जो संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी इलेक्शन अगर हो जाता है, उसमें कितना भी बड़े से बड़ा अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया गया हो, उसको ख़त्म कराने के लिए उस इलेक्शन को सिर्फ एक तरीका है, और वो है इलेक्शन पिटीशन, जो अपने अपने हाई कोर्ट में डलती है। उसके अलावा चुनाव में चाहे आप वीडियोग्राफी के माध्यम से नज़र आ जाए कि वोटर्स को दूसरे प्रकार जो विरोधी वोटर्स हैं जीतने वाले कैंडिडेट के खिलाफ, उनको अगर वो उनको मारपीट करके, हत्या करके भी रोक देता है, तब भी वो चुनाव रद्द नहीं हो सकता जब तक कि उसके खिलाफ पिटीशन हाई कोर्ट में ना डाली जाए। तो इसलिए उसके सबूत रखने का सबसे उचित और सुरक्षित स्थान जो है वो इलेक्शन पिटीशन है। क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पे इलेक्शन पिटीशन की थी, मैंने भी उसके जवाब में इलेक्शन पिटीशन कर रखी है, जिसमें मैंने ये सारे सबूत रखे हैं रामपुर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी हम ये सबूत लेके गए थे, इसीलिए एक ही पिटीशन आज तक सर्वाइव हुई है, वो भी आधी, वो जो सुप्रीम कोर्ट से मेरे नाम से हुई। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा है कि आप इन सबूतों के साथ लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। जी, तो हम उसके बाद गए भी हैं। हमने एक कंप्लेंट कराई पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने के लिए चुनाव आयुक्त के खिलाफ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, आदरणीय अमित शाह जी के खिलाफ, आदरणीय नड्डा जी के खिलाफ, राजीव कुमार जी के खिलाफ, और दूसरे जो चुनाव के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कि उन्होंने साजिश करके, बीईएल के अधिकारियों के भी खिलाफ उन्होंने साजिश करके चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संबंधित दूसरी पार्टियों को मदद करने के लिए
चुनाव में इतनी बड़ी धांधली और गड़बड़ी की है, कानून तोड़ के ईवीएम का जो कानून। यानी कि इस केस के जरिए आपको उम्मीद है कि आपकी जो लड़ाई है ये लीगली आगे बढ़ती रहेगी। एकदम, उसका नोटिस भी जारी हो गया है और उसमें पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई गई है, जो कि बिल्कुल ही इस प्रकार की है कि उन्होंने भी मना नहीं किया कि ये जो अपराध मैंने डिस्क्लोज किए हैं अपनी कंप्लेंट में वो नहीं हुए हैं। ऐसा पुलिस की कंप्लेंट जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आई है उसमें भी बिल्कुल नहीं लिखा गया है। तो आई एम क्वाइट होपफुल। अभी वो जनवरी में उसकी हियरिंग है, तो हमें उम्मीद है कि उसमें एफआईआर भी होगी, क्योंकि सबूत हमारे पास इतने हैं ना। एक तो सबूत होता है ओरल और एक सबूत होता है जो आंखों से देख सकते हैं, साइंटिफिक प्रूफ, वीडियोग्राफी के माध्यम से। तो हमें पूरी उम्मीद है इसमें एफआईआर भी होगी और इसमें मजबूत कानूनी कार्रवाई होगी। समय ऑफ कोर्स लग सकता है उसमें। अभी हाल में आप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए, आपने हरियाणा चुनावों की सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C और चुनावी दस्तावेजों की मांग के साथ हरियाणा चुनावों पर सवाल उठाए। तो वहां तो कोर्ट ने आपकी बात को सुना और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया कि ये सब महमूद प्राचा को दिया जाना चाहिए। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली चीज़ तो ये कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ये पहला ऑर्डर नहीं। हमने सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में मेरे ही नाम से केस डाला था, जिसमें हमने ये दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयुक्त ने एफिडेविट फाइल किया और उसके बाद ये तय हुआ कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है, ऐसा भी कभी आज तक नहीं हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रथम बार हमने की हैं, हमारे द्वारा हुई हैं, कि फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से, जो कि चुनाव से करीब 6 महीने पहले होती है, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के चुनाव आयुक्त ये दिखाता है कि देखिए मशीनों में छेड़छाड़ नहीं है, आप चेक कर लीजिए। उसकी वहाँ से वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरा में कैद किया जाता है हर एक ईवीएम की मशीन को, और ये इंश्योर किया जाता है वीडियोग्राफी के माध्यम से कि इसमें चुनाव के जब वोटिंग हो जाती है और उसके बाद जो काउंटिंग भी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी जो ईवीएम की मशीनें हैं वो सुरक्षित रखी हैं। तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और वीडियोग्राफी के माध्यम से एक एक क्षण में वो सारे क्षण कैद किए जाते हैं। ये हमने दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर लिया और इन सभी वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया, ना सिर्फ रामपुर के लिए बल्कि 543 की 543 लोकसभा सीटों के लिए। उसके बाद सभी विधानसभाओं पे भी ये कार्यवाही अनिवार्य है, ये हमने साबित किया। हमने अलग अलग हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी ऑर्डर लिए। 2 जो अभी तक लोकसभा की सीटें हैं उसमें हमारे पास वीडियोग्राफी है, एक रामपुर की और एक फतेहपुर सीकरी की, जिसमें ये उल्लंघन साफ नज़र आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, छेड़छाड़ वाले। और उसके बाद हम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट गए, तो मेरे खिलाफ जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट, और एक ही आर्ग्यूमेंट था चुनाव आयोग के वकीलों के पास, और वो ये था कि हरियाणा में ना तो प्राचा साहब वहाँ के रहने वाले हैं, ना प्राचा साहब ने वहाँ इलेक्शन लड़ा है, ना ही वो वहाँ के वोटर हैं, तो इनको तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये किसी शरारत के तहत, ये कोई देश में कोई शरारत करना चाहते हैं, मेलिशियस इंटेंट से ये लेना चाहते हैं। तब ये सब बातें भी चुनाव आयोग की नहीं मानी गई और ये आदेश हुआ कि नहीं, 90 की 90 सीटों के सारी वीडियोग्राफी शुरू से लेकर अंत तक महमूद प्राचा को दी जाएगी और उसके साथ फॉर्म 17C भी दिए जाएंगे सभी सीटों के 90 से 90। अब इसका नतीजा क्या होना था, इसीलिए कानून में बदली की गई। तो आज तक तो मोदी जी और अमित, आपको वो सब नहीं मिला और क्या कानून ही बदल दिया सरकार ने? जरा दर्शकों को बता दीजिए खोल के। जी, तो अब तक तो चुनाव आयुक्त, और सही भी है, वो हर जगह यही बोलते आए थे कि हम तो बड़े पाक साफ हैं, हमने तो पूरे दुनिया से लोगों को बुला के दिखाया, कोई भी नागरिक हमसे कुछ भी कहे तो हमारा मूल मंत्र जो है, 3 शब्दों में कहते हैं, 3 मूल मंत्र हैं, और 3 मूल मंत्र हैं डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। यानी कि अपना हम दिल खोल के और अपना सब कुछ खोल के दिखाएंगे, दिखाएंगे, दिखाएंगे। अब जब दिखाने की बारी आ गई तो उन्होंने कहा कि इसका अंजाम तो ये होगा कि पूरा दुनिया, देश देख लेगी कि हरियाणा में किस प्रकार से मशीनों में छेड़छाड़ करके ये इलेक्शन जीता है आरएसएस और बीजेपी ने। अब ये मेरा कहना, ये मेरा एलिगेशन है, ऐसा भी तो हो सकता था कि मशीनों में मैं ही झूठा साबित हो जाऊं पूरी तरीके से और ये नज़र आ जाए कि चुनाव आयुक्त ने कितनी ईमानदारी से, बीजेपी और आरएसएस ने, चुनाव आयुक्त ने, सब ने ये ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा है और एक एक प्रावधान कानून का पालन हुआ है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा कि जब हमने 90 गोल एक साथ कर दिए, एक तरफ से तो 46 गोल सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग जगह हुए, बट हमारी एक ही पिटीशन से 90 गोल एक साथ हो गए, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि गोल यहाँ नहीं होते। अब हम जब आपने गोल कर दिए तो हमने इसका गोल पोस्ट ही बदल दिया है
इसलिए हमने कानून में ही चेंज कर दिया। तो इससे मेरे ख्याल से क्योंकि ये नी जर्क रिएक्शन था और कोई रास्ता भी नहीं बचा था, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई बच गई थी चुनाव आयुक्त के पास भी और उसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास भी। तो उन्होंने कानून ही बदल दिया इसको रोकने के लिए, लेकिन वो ये भूल गए कि कोई भी कानून बदला भी जाता है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होता, मतलब पीछे से नहीं होता, आगे से शुरू होता है। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि ये कानून इस प्रकार का है जो बहुत ज़्यादा लोग इस देश में समझते नहीं हैं। तो अब भी एक गलत फैसला किया है मोदी जी और अमित शाह जी को, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कानून बदला है, चुनाव आयुक्त ने नहीं बदला है, ना उनकी सलाह पे बदला है, ऐसा भी वो नोटिफिकेशन नहीं कहता। ये कहता है कि इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ चेंज दिस लॉ। तो मुझे लगता है इनको दसियों बार अपने झूठ को छुपाने के लिए कानून बदलना पड़ेगा। ये जो कानून बदला है, अभी मैं वो स्ट्रैटेजी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इनको और ज़्यादा मटेरियल देना पड़ेगा मुझे इस कानून के आने के बाद। पहले तो उससे भी कम मिलता था, जब और भी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने जाल में एक बार फिर खुद फंस गए। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्राचा साहब का बेसिकली ये कहना है कि भले ही कानून बदल दिया हो हरियाणा के चुनाव के केस में उनकी पिटीशन को लेकर, लेकिन आगे उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी कुछ रणनीति है जो वो अभी इसे अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। देखिए, चुनाव आयोग ने तो मुझे मना ही नहीं किया ना देने के लिए अभी तक। हाँ, कहाँ मना किया है? आज तक मना नहीं किया। ये तो कानून बदल दिया। वो तो जो स्लीपर सेल्स जो मैं बोलता हूँ कांग्रेस के अंदर जो हैं, उन्होंने चुनाव आयुक्त और आरएसएस और बीजेपी से मिलकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है हमारी लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए। अदरवाइज चुनाव आयोग ने थोड़ी मना किया। अगर चुनाव आयोग को कोई उस कानून से परेशानी थी तो वो चैलेंज करते ना उसे। उन्होंने तो चैलेंज नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में जाते और वो हार जाते, और एक जजमेंट को खराब बताना सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा मुश्किल काम होता है एक नया केस फाइल करने से। तो कांग्रेस पार्टी ने जो अपने स्लीपर सेल्स के कहने में आके केस फाइल किया है, तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है उसको डिफेंड करना। चुनाव आयुक्त के लिए बहुत आसान है, पर चुनाव आयुक्त अगर हमारे हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाता तो उसे ये बताना पड़ता है ये ऑर्डर गलत कहाँ है, वो बता ही नहीं पाते, इसलिए वो नहीं गए, अपने क्रोनीज से ये केस करवाया है। ये कांग्रेस पार्टी के स्लीपर सेल, आपने ये शब्द यूज किया, ये किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में हमारा ये मानना है और हमारे पास सबूत भी हैं। हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में स्लीपर सेल्स आरएसएस और कांग्रेस ने बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पे रखे हुए हैं। आरएसएस और कांग्रेस ने? आरएसएस और बीजेपी। अच्छा। खास तौर पे अमित शाह जी और मोदी जी ने इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया इस कार्य को। तो जयराम रमेश साहब और वेणुगोपाल साहब ये बड़े स्लीपर सेल्स हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। हमारे पास और भी नाम है, लेकिन देखिए हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी भी ऑपोजिशन की पार्टी को कमज़ोर करें, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो। तो हमारा काम ये है कि पार्टीज़ को ऑपोजिशन की नुकसान ना हो, उसके अंदर जो अनावश्यक तत्व हैं उनको हटा दिया जाए, तो ये पार्टीज़ जो हैं मजबूती से देश के संविधान बचाने के लिए और डेमोक्रेसी बचाने के लिए काम कर पाएंगी। तो जयराम रमेश जी और केसी वेणुगोपाल जी का नाम हमने लेके साफ साफ कहा है और हमने प्रदर्शन भी किया था कांग्रेस पार्टी के बाहर उनका नाम। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्राचा साहब आप, ये दोनों लोग राहुल गांधी के करीबी हैं। नहीं, मैंने कब मना किया? मैंने तो खुद ही कहा महत्वपूर्ण पदों पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी में करीबी लोग ही, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे यहाँ तक तृणमूल कांग्रेस हो। नीतीश कुमार जी की पार्टी में तो अभी एक प्रशांत किशोर जी हैं, उनका खुल के ही आ गया दुनिया के सामने, कितने नज़दीक थे और अब वो क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल जी के जो सबसे नज़दीकी लोग थे वो सब उन्हें एक ऐसे टाइम पे धोखा देके उनकी पीठ में एक तरीके से चाकू मार के गए कि उनकी तो लिस्ट ही इतनी लंबी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोलें या ये जितिन प्रसाद जी बोलें, चाहे तो कितने लोग हैं, लिस्ट इतनी लंबी है। आरपीएन सिंह हो, देखिए इतनी लंबी तो लिस्ट है। ये सब तो उनके आँख के तारे थे जिनको उन्होंने कुछ भी नहीं थे और इतने बड़े बड़े पदों पे बिठाया, और उसके बाद वही धोखा दे गए। तो जयराम रमेश जी और वेणुगोपाल साहब ये कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी नई बात होगी? नहीं, तो ये बात आप जब कह रहे हैं तो राहुल गांधी क्या आपकी बात को हवा में उड़ा दे रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा है? मतलब जब आप इतना बड़ा आरोप साफ साफ नाम लेके लगा रहे हैं तो कोई इस पे कोई विचार, एक्शन तो छोड़िए, कोई विचार तक भी मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी ने किया होगा। नहीं, ये तो उनका आउटलुक है, पहली बात है। लेकिन हम एक चीज़ कहते हैं कि वो इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है और ये पद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता से भी किसी तरीके से जो देखा जाए तो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के पक्ष में वोट करने वाले अभी भी देश में सिर्फ 40% के आसपास हैं। उनके खिलाफ वोट देने वाले, जिसकी नुमाइंदगी लोकसभा में राहुल गांधी जी करते हैं, वो 60% है।
तो जिस प्रकार से मोदी जी देश की जनता के नौकर हैं ना, राहुल गांधी जी भी देश की जनता के नौकर हैं। उनको ये बात समझनी पड़ेगी। ही कैनॉट अफोर्ड टू फेल। उनको ये बात समझनी पड़ेगी, वरना वो देश की जनता 60% जनता जो मोदी जी को हटाना चाहती है, उनके खिलाफ वोट देती है, उनकी आकांक्षाओं पे पूरे नहीं उतर रहे हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि मेरे साथ भीतरघात हो रहा है और मेरे साथ ये हो रहा है, तो इसलिए ये एक्सक्यूजेस चलने वाले नहीं हैं। देश की जनता इसे नहीं स्वीकार कर सकती। देश की जनता चाहती है कि हमारे मत से, हमारी आवाज़ से हमारी सरकारें बने। मशीनों द्वारा हमारी आवाज़ को चुरा के किसी और प्रकार से कोई भी सरकार ना बने। तो ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी की है और राज्यसभा में खड़गे साहब की है। ये उनको समझना चाहिए, क्योंकि लेकिन राहुल गांधी जी क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन, जनता के 60% जो वोट पड़ते हैं डायरेक्ट, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके नौकर हैं, उस 60% जनता के नौकर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ देश में किसी भी और व्यक्ति से ज़्यादा बनती है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी ये जो जिम्मेदारी आपने बताई, क्या राहुल गांधी नहीं निभा रहे हैं इसको? नहीं, निभाने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके मन में है, ये बात जग जाहिर है। क्योंकि खड़गे जी ने, देखिए हमने 15 तारीख को केसी वेणुगोपाल साहब और जयराम रमेश साहब का नाम, और हमारे पास सब सबूत हैं, नहीं तो अभी तक वो मेरे खिलाफ डिफेमेशन दोनों कर चुके होते। मजबूत टीम है, क्योंकि राहुल गांधी जी को बचाने के लिए चाहे कांग्रेस का लीगल सेल मजबूती से काम करे ना करे, इन दोनों को बचाने के लिए तो पूरी मजबूती से काम कर सकता है। तो नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है मेरे पास मैं कौन हूँ, वो भी अच्छे से जानते हैं, वो तो दोनों अच्छे से जानते ही हैं, इसीलिए उन्होंने डिफेमेशन का भी केस नहीं किया। लेकिन विषय वो है ही नहीं। राहुल गांधी जी क्या इस जिम्मेदारी से हट सकते हैं? कोशिश करना काफ़ी नहीं है उनका। हमारे 15 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद 26 नवंबर को खड़गे साहब ने तालकटोरा स्टेडियम में ये कहा था कि हमने, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ईवीएम के खिलाफ एक भारत जोड़ो यात्रा जैसा जन आंदोलन करना है। लेकिन उसके बाद फिर पूरे के पूरे, देखिए कितने, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। अब CWC में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें पता लगा है कि उसमें भी डिसाइड हुआ है कि हाँ, ईवीएम के खिलाफ हमें आंदोलन करना है। लेकिन हमारे पास महीने नहीं है, हमारे पास दिन भी नहीं है, हमारे पास घंटे भी नहीं है। एज ऑफ नाउ हमें डेमोक्रेसी बचाना है। ये जो लचर रवैया है, इसका जवाब राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, कांग्रेस पार्टी से और इंडिया गठबंधन की सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, और जो दूसरे भी विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब तो ये बीजू जनता दल के जो नवीन पटनायक जी ने भी बोल दिया अब तो इन सब लोगों के पास समय नहीं है कि लोग ये नहीं कह सकते कि हम अपना 5 ईयर प्लान चलाएंगे। इनको आज ही सड़क पे आना पड़ेगा। ये इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। प्राचा साहब, जब आप लगातार ये बात कहते हैं, तो चूंकि ये बात लगातार कही जाती है, तो इसके बरक्स एक आर्ग्यूमेंट, लोगों की जिज्ञासा कह लीजिए या सवाल कह लीजिए, वो आता है, अगर ऐसी ही ईवीएम में धांधली हो रही होती, बीजेपी की सीटें घट के 240 पे क्यों आ जाती? कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ के डबल क्यों हो जाती? लगभग बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सीटें बढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी ने भद पीट दी बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अंदर। 400 पार का नारा औंधे मुंह पड़ा हुआ है, उसकी वजह से लोग हंस रहे हैं। तो ये सब क्यों हो जाता है अगर ईवीएम में इतनी ही धांधली है तो? देखिए, इतनी ही नहीं, इतनी ही धांधली है, यही आपके सवाल का जवाब है। अभी तक जो है ईवीएम के माध्यम से, ये बहुत ध्यान से समझने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और तथ्यात्मक सवाल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। तो ईवीएम में जो अभी गड़बड़ी करने का स्थान है, या वो है 20% तक वोटों का हेराफेरी करने का। ये अलग अलग स्टेजेस में, एक तरह से हेराफेरी नहीं होती है। उसके ऊपर आपको मेरे ख्याल से एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं ईवीएम की धांधलियों की विभिन्न स्टेजेस बता दूंगा आपको। तो 20% तक हेराफेरी हो सकती है, और वो हेराफेरी करने के लिए, क्योंकि विभिन्न जगहों पे होती है, तो अफसरों की भी ज़रूरत होती है। कई गड़बड़ियाँ करने के लिए, कई गड़बड़ियाँ सेंट्रलाइज तरीके से होती हैं। तो क्योंकि लोकसभा में, और एक चीज़ और आपको ध्यान से, आपके दर्शकों को ध्यान से एनालाइज करने की आवश्यकता है, जैसे जैसे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन मजबूती पकड़ता है, वैसे वैसे अफसरों में और दूसरे लोगों में डर भी आता है कि हम लोग अगर पकड़े गए तो क्या होगा। तो उसी वजह से एक संख्या भी घटती है ईवीएम के माध्यम से, जो वोटों में हेराफेरी की जाती है। और दूसरा, क्योंकि अफसरों में भी डर आया और फिर 20% वोट ही गड़बड़ी कर पाए। जनता ने इतने ज़्यादा संख्या में वोट दिए थे
कि वो गड़बड़ी वाले 20% वोट भी कम पड़ गए और बीजेपी के ओरिजिनल वोट और ये गड़बड़ी वाले वोट जो हैं मिला के भी कम पड़ गए, इसलिए 240 आई हैं, वरना 400 पार होती और संविधान एकदम खत्म किया जाता। इसमें किसी को भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बाद में लोकसभा के चुनाव में लोग खुश इतने हो गए कि 99 आ गई, आनी और भी ज़्यादा थी, क्योंकि इन्होंने एक जो साइकोलॉजिकल जो पैसे के माध्यम से जो और दूसरे जो मीडिया एक तरीके से पूरी तरीके से कैप्चर्ड है आज, और हर तरीके से और विभिन्न प्रकार के नैरेटिव्स भी ये खड़े करते हैं। जैसे कम्युनलिज्म का नैरेटिव है कि हमने कम्युनलाइज कर दिया ओवैसी जी के माध्यम से या कुछ सज्जाद नोमानी साहब के माध्यम से या इस प्रकार के लोगों से हमने इशू जो है कम्युनलाइज कर दिया। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो खुद आरएसएस और बीजेपी कराती है ना, इस वजह से हम जीत गए, हमने मुसलमानों को देश का दुश्मन बता दिया, इस वजह से हम गलत नेगेटिव प्रचार करके जीत गए, हमने हरियाणा में जाटों को एकदम नेगेटिव रोल में कर दिया, जाट वर्सेस रेस्ट कर दिया। इन सब से कुछ नहीं होता, इन सब से बड़े रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन ये ईवीएम की अपनी चोरी को छुपाने के लिए ये छदम जो एक तरीके से रीजंस क्रिएट किए जाते हैं कि हमने पैसे बहुत खर्च कर दिए, हमने वोटर्स को पैसे दे दिए। ये भी एक आरोप लगा ना ये महाराष्ट्र में 10-10 हज़ार का और इसका और उसका। ये सब से कुछ नहीं होता है, असल में ईवीएम से होता है। तो जैसे जैसे ईवीएम के खिलाफ आवाज़ मजबूत होती है, इनके जो वोट कम होते हैं। झारखंड का उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ जो शिबू सोरेन साहब हैं उनकी पार्टी के भी अफसर थे, तो वहाँ देखिए क्या हुआ और हरियाणा में क्या हुआ। हालांकि जो बांग्लादेशी इशू था और जो बाहर से आए हुए जो कम्युनलाइज करने का इशू था, कितना ज़्यादा झारखंड में हाईलाइट किया गया। नहीं, इस लॉजिक से तो प्राचा साहब, जिस भी राज्य में विपक्ष की सरकार रही, इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जिस राज्य में भी गैर बीजेपी थी, वहां बीजेपी को हारना ही चाहिए था हर बार। नहीं, जो आप लॉजिक हेमंत सोरेन का दे रहे हैं। नहीं, हर जगह नहीं। मैंने आपको बताया ना, ब्यूरोक्रेसी में भी तो एक से बढ़कर एक आरएसएस के लोग बैठे हैं, वहाँ नहीं है, करप्ट लोग बैठे हैं। कहाँ कहाँ कितना कितना कंट्रोल हो पाया, ये उस पर निर्भर करता है। और झारखंड में क्योंकि जो हेमंत सोरेन साहब को जेल में इतने दिन रखा, तो एक ट्राइबल एरियाज़ में और शेड्यूल कास्ट एरिया में और दूसरे जो लोग थे उनमें इतना बड़ा रिएक्शन था ना, तो वो 20% वोट भी जो एक गड़बड़ करते हैं वहाँ थोड़ा कम गड़बड़ कर पाए, 20% पूरा नहीं कर पाए, ऐसा मेरा आकलन है। तो वो भी कम पड़ गए, इसीलिए झारखंड में ऐसा रिजल्ट आया। और देखिए कई जगह ऐसा भी होता है ना, इसको जस्टिफाई करने के लिए भी थोड़ा ढील दी जाती है कि जिता दो, बाद में तो आ ही जाएंगे। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आपके सामने नहीं है, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आपके सामने नहीं है, जीत के भी एमएलए तोड़ लो, ये भी तो एक फॉर्मूला है। वो तो फिर अलग बात हो जाती है। वो तो नहीं, ये सब एक देखिए, एक जगह सेंट्रलाइज ढंग से ये काम हो रहा है कि हमें ये स्टेट जीतना है, उसका एक फॉर्मूला निकालते हैं, दूसरा स्टेट ऐसे जीतना है, चलो यहाँ जीत भी रहे हैं ना तो हम एमएलए तोड़ लेंगे। नेट रिजल्ट क्या हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। क्या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इतने पॉपुलर हैं कि वो आरएसएस को भी एक तरीके से नड्डा जी से बुलवा देते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है? क्या वो इतने ताकतवर हैं कि वो अपने ही दम पे ये सब काम करते रह रहे हैं? क्या वो इतने ही ताकतवर हैं कि शिंदे जी अभी चूम ही नहीं कर पा रहे हैं उनके सामने? जो मुख्यमंत्री थे वो आज चुपचाप उप मुख्यमंत्री का पद लेके चुप बैठ गए। वो सीधा सीधा अमित शाह जी मेरे ख्याल से यही बोलते होंगे कि आप चुप बैठो, आप चुनाव नहीं जीते हो, मैंने आपको जितवाया ईवीएम के माध्यम से, तो ये मेरे साथ इस तरह की बातें मत करो। इसीलिए सब लोग उनके सामने झुकते भी हैं, जो कि अपनी जनता की आवाज़ से नहीं जीते। क्या शरद पवार जी से बड़े नेता अजीत पवार जी हो गए आज? क्या उद्धव ठाकरे जी से बड़े नेता शिंदे जी हो गए? ये तो चुनावों की बुनियादी जो नियम है उसी पे आप सवाल उठा दे रहे हैं। मतलब ये तो फिर एक जमाने में इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, तो वो भी कह देती कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है, मुझसे बड़ा नेता कौन है। ये तो आखिरकार एक नतीजा जो आ रहा है उसके चुनावों के बुनियादी स्ट्रक्चर पे ही आप ईवीएम के आगे निकलकर अब आप चुनावों के बुनियादी स्ट्रक्चर पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये चुनाव जो है जनता की आवाज़ से नहीं है। इंदिरा गांधी जी का आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो सत्ता में प्रधानमंत्री थी, वो कंट्रोलिंग स्थिति में थी, उनके खिलाफ जो वोट आया वो जेन्युइन वोट होता है, उनके पक्ष में जो वोट आएगा उस पर आप शक की नज़र से देख सकते हैं। यही काम तो बुनियादी जर्नलिज्म का है। आज बहादुरी दिखाते हैं लोग, मैं दो तरह की बहादुरी है जर्नलिज्म में। देखिए, एक ये है कि मोदी जी के खिलाफ जर्नलिज्म किया जाए, ये एक तरह की बहादुरी है, इसमें डेफिनेटली है। एक दूसरी तरह की भी बहादुरी है ना, मोदी जी की तारीफ करना, वो भी एक बहादुरी का काम है ना, बेशर्मी वाली बहादुरी है। मतलब ये तो अलग बहस हो जाएगी, वही बात है इसमें भी, एग्जैक्टली वही बात है ये भी।
कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ वोट पड़ा, तब वो कह रही है शिकायत, वो तो कंट्रोल में थी ना, उनके पास कोई औचित्य नहीं था ये बात कहने का, लेकिन उन्होंने एक लॉजिक दिया अपना। यहां में उल्टी बात हो रही है, यहां तो जिसके हाथ में कंट्रोल है वो जो हारने वाले हैं वो लॉजिक नहीं दे सकते हैं, ये जीतने वाले ये लॉजिक नहीं दे सकते। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि सत्ता में जो व्यक्ति है ना, वो इस बात का इल्जाम नहीं लगा सकता अपोजिशन पार्टीज के ऊपर कि उसने जो है मैनेज कर लिया सब। चलिए ठीक है। इसलिए ये लॉजिक ठीक नहीं बनता। आपने अभी महाराष्ट्र चुनाव की बात भी की थी, तो मुझे याद आया कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो विधानसभा में चुनावों की गड़बड़ी को लेकर जो इल्जाम लगाया गया उस पर बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन विपक्ष जो है वो महमूद प्राचा जैसे लोगों के साथ अलाइन करता है जो कि आतंकवाद के आरोपियों की वकालत करते हैं। इस तरह के आरोप जब आप पर लगते हैं तो आपका क्या रिएक्शन? नहीं, एक तरह से तो उन्होंने तो मुझे और जो इस ईवीएम के आंदोलन को लड़ रहे हैं उनको एक तरह से डराने का और धमकी देने का काम किया है। लेकिन अगर सही ध्यान से देखा जाए तो वो मेरी तारीफ कर रहे थे। एक तो मैं हूँ कौन, एक तरफ तो ये बोला जाता है ना पार्लियामेंट में और असेंबली में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए जो पार्लियामेंट या असेंबली में मौजूद ना हो। चलिए, मैं तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो लेकिन मैं हूँ कौन जो मेरा नाम उनको अपनी मेडन स्पीच में, यानी कि पहली स्पीच में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद असेंबली में लेना पड़ा। तो एक बात तो यह है। दूसरा, उन्होंने जो ईवीएम के मुद्दे पे तथ्यात्मक रूप से बात नहीं की कि ईवीएम का मुद्दा क्यों गलत है, उसमें कोई उन्होंने लॉजिक तो पेश नहीं किया, एक मुझे बदनाम करने के लिए अपनी तरफ से। लेकिन उसमें भी शायद डिटेल में रिसर्च नहीं कर रहे हैं आजकल आरएसएस के लोग, या आरएसएस के लोग मदद नहीं कर रहे हैं फडणवीस साहब को और मोदी जी और अमित शाह जी को। तो उन्होंने ये भूल गए कि ये सारे केस जिनके नाम लिए हैं उस सारे केस में जीता हूँ, और उन सारे केसेस में जिन्होंने मुझे बताया है, यस, ये सारे केस मैं जीता हूँ। मुंबई अटैक का केस मैंने नहीं किया था, सिर्फ इतना भर उसमें मेरा रोल है कि हेमंत करकरे साहब की जो हत्या का केस कुछ समय तक मेरे पास था, तो ये साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर वगैरह साहब के खिलाफ जो पहले उसमें भी मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ ये एलिगेशंस थे, बाद में दोबारा इन्वेस्टिगेशन जो हेमंत करकरे साहब ने की थी उसमें ये सारे इल्ज़ाम साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर और एक बड़े इकोसिस्टम के ऊपर लगे थे। इसी प्रकार से दूसरे केसेस में भी, जो इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का केस की बात कर रहे हैं, वो भी मैं जीता हूँ। आज तक उसमें चार्ज भी नहीं लग पाया है। देखिए कितना बड़ा केस था वो, क्योंकि उसमें सैयद अहमद काज़मी साहब को झूठा फंसाया गया। तो मैंने ये केसेस जब लेने शुरू किए ना आज से 10 साल पहले, इस शर्त पे लेने शुरू किए थे कि मैं ये केस जीतने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं ये केस सच्चाई ढूंढने के लिए लड़ूंगा। और सच्चाई जो है इतनी भयावह आ रही है कि कुछ लोगों को, बेगुनाहों को फंसाया जाता है और असली आतंकवादी जो हैं जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए उनको बचाया जाता है। तो फडणवीस साहब अपना रिकॉर्ड ठीक कर लें, ये सारे केस मैं जीता हूं। अगर ये सब भी बातें भूल दी जाएं तो वो ये तो कह ही रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल केस जीतने वाला वकील है, तो मैं उनका एक तरह से शुक्रिया भी अदा करता हूं। मैं इम्पॉसिबल केसेस जीता हूं, ऐसा वो बता रहे हैं। चलिए, आपने चूंकि पुरानी बात भी कर ली कि 10 साल पहले आपने ये सब किया। आपने 6 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपने कहा कि अल्पसंख्यकों को और SC/ST को अपने जीवन रक्षा का पूरा अधिकार है, उन्हें अपने गहने बेचकर हथियार खरीदने चाहिए। तो अगर आप हिंसा की बात भी कर रहे थे, उनके खिलाफ हिंसा होती है, तो क्या हिंसा का जवाब हिंसा से दो, आप ये संदेश दे रहे थे या दे रहे हैं? देखिए, इस पे थोड़ी आपको और डिटेल में रिसर्च करनी चाहिए थी, मैं इतना ही कहूँगा। मैं जो भी रास्ते में हमारा, देखिए ना, जो हमारा मैं संगठन जो चलाता हूँ उसका नाम है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहता जो संवैधानिक और कानूनी रूप से पूरी तरीके से जो लिमिट्स होती हैं उसके अंदर ना हो। पहली बात, मैंने ये बात जो कही थी वो ये कही थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया है जो मुश्किल हालात में भी, आज जब हमारे अलग अलग संस्थान जो हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में तो 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हम लोगों के ऊपर, जजेस के ऊपर दबाव है, जनता हमारी रक्षा करे। उस दिन से मेरा भी विश्वास जो है एज ए लॉयर भी बहुत, मुझे धक्का लगा था उस दिन बहुत। तब मैंने इस तरह की बातों का तोड़ सोचना शुरू किया कि अगर जजेस के ऊपर भी दबाव आ जाए तब क्या भारत का संविधान इतना ताकतवर नहीं है कि वो जनता अपनी रक्षा कर पाए? उसके लिए मैंने ये कहा था कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 100 होता था तब IPC में, वो ये हक देता है ताकि जनता का, खास तौर पे जो वीकर सेक्शंस हैं, SC/ST और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जो ये सबसे वीकर सेक्शंस हैं जिन्हें माइनॉरिटीज़ कहा गया है
कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में सबको अल्पसंख्यक कहा गया है। जो एक माइनॉरिटी कमेटी थी, सब कमेटी संविधान बनाने के टाइम में, तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कमज़ोर माइनॉरिटीज़ हैं, ताकतवर माइनॉरिटीज़ भी होती हैं, उनका विश्वास देश के संविधान और कानून से ना उठ जाए। तो मैंने ये कहा था, भले ही पुलिस के अधिकारी जो भ्रष्ट हो जाएं, भले ही कोर्ट भ्रष्ट हो जाए, भले कुछ भी टूट जाए, संविधान आपको इतनी ताकत देता है कि संवैधानिक रास्तों से भी, और उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो देता है। तो मैंने ये कहा था कि आप लोग लाइसेंस बनवाओ, और लाइसेंस मिलने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया और कंडीशन क्या होती है? आपको सेटिस्फाई करना होता है किसे? जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, यानी कि डीएम और दूसरे लोगों को, कि हमारी जान को कुछ आतंकवादियों से, कुछ कानून तोड़ने वालों से खतरा है, तब आपको ये हथियार लेने की आपको कानूनी प्रावधान है। कि सब संस्थान भी फेल हो जाएं तो भारत के संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पे शक मत करो, तब भी ये आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। और ये एक बड़ी डिबेट है, अमेरिका में तो बहुत बड़ी डिबेट है ये गन रखने की। और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उसमें यह भी बताया था कि ये बात ध्यान रखें सब, राइट टू प्राइवेट डिफेंस बहुत ही लिमिटेड है। जब तक आपकी जान को खतरा है, जब तक आपको यह खतरा है कि मेरी जान और प्रॉपर्टी जाएगी, तब तक ही वो लागू होता है। उसके 1 सेंटीमीटर भी अगर आप आगे गए तब आप अपराधी बन जाओगे। जैसे ही वो खतरा खत्म हुआ, आपका अधिकार भी खत्म हुआ। तो आरएसएस तो ने तो पूरी टीम लगा रखी है ना मेरे पास, देश में भी और विदेश में भी। तो उनकी जो ऑप इंडिया है और ये दूसरे लोग हैं, वो उसको गलत तरीके से पेश करते हैं ताकि मेरी छवि बिगाड़ी जा सके। लेकिन तथ्यों पे बात मुझसे कोई नहीं करता, ना चुनाव आयोग के लोग करते हैं, ना कोई आरएसएस का व्यक्ति करता। तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। मैं चलिए दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूं, मेरी बात गलत है या नहीं उस पे बात कोई नहीं करता। नहीं तो ये आईएसआईएस की मैगजीन के फ्रंट पेज पे आपका फोटो भी राइट विंगर छपवा देते हैं क्या? बिल्कुल 100% आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। 100% यही काम हुआ है। अच्छा, वो वहां भी आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सोच रहे हैं? ये तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है ना। देखिए, आईएसआईएस और ऑप इंडिया 2014 के आसपास ही बने दोनों। ये बात आपको पता है? ये हंसने की बात आपको लगेगी अब, लेकिन मैं हूं, क्योंकि महमूद प्राचा मेरा नाम है, तो मैं आपको अभी तथ्यात्मक रूप से कन्विंस करता हूं इस बात को। ये मेरे नाम का फ़ायदा उठा के और मेरे नाम को बदनाम करके जो मैगजीन छपवाई गई है, उसमें ऐसे लोगों का हाथ है जो मेरे जैसे संविधान को बचाने वाले। और जो फोटो छापी है ना उसमें मैं बाबा साहब की फोटो मेरे हाथ में है और संविधान हाथ में है उसमें भी। तो क्या है, किसी और चीज़ पे मत जाओ। जामा मस्जिद के बाहर खड़े होके अगर मैं दुनिया और देश को ये कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज को, कि आज तक आपने इस संविधान का और बाबा साहब के प्रिंसिपल्स का पालन ही नहीं किया ठीक से, अगर आप करोगे तो आपको किसी और तरीके की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बात तो आज भी कहता हूँ, लेकिन इस बात को एक उस पे पत्थर पे छपवा के उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करने का कार्य आरएसएस ने किया, ताकि मेरे पॉइंट्स पे बात नहीं करेंगे कभी भी, छवि खराब करने के लिए। लेकिन मैं भी कोई इतना कमज़ोर व्यक्ति तो हूँ नहीं कि उसका सही जवाब नहीं दूंगा। मैंने एक कंप्लेंट की हुई है दिल्ली के स्पेशल सेल में, और एनआईए को भी उसकी कॉपी भेजी है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि कौन लोग मुस्लिम समाज को मेरी तस्वीर यूज़ करके गलत लाइन पे ले जाना चाहते हैं। मैं जबकि ये कह रहा हूं कि भारत के संविधान का सबसे अच्छा रास्ता है, तो उनके खिलाफ आप यूएपीए का केस करो। आज तक ना दिल्ली स्पेशल सेल ने ना एनआईए ने कोई कार्रवाई की है। तो आती है शर्म इन दोनों और एजेंसीज को कि नहीं, कि इतने बड़े व्यक्ति, जो कि एक पॉपुलर व्यक्ति भी है, उसका नाम इस्तेमाल करके कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किसी ने किया है, तो पता है आपने किसने किया? आरएसएस के लोगों ने, उस बात को बार बार रिपीट करके, जो बात कभी है ही नहीं। और वो पूरी बात नहीं छापते हैं ताकि कुछ लोग मेरी शक्ल देख के शायद गुमराह हो जाएं। तो अब जो हेमंत करकरे साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी कि आरएसएस के लोगों का और आईएसआई का हाथ संबंध है, वो गलत है या सही है? आरएसएस के लोग जो बार बार पकड़े जाते हैं, चाहे वो डीआरडीओ में हो या दूसरी जगह पे हो, आईएसआई से पैसे लेते हुए, क्या ये सही है या गलत है? मेरे जैसे संविधानवादी का भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए, तो आरएसएस वाले हैं या नहीं है? ऑप इंडिया या जितने भी आरएसएस के लोगों ने ये स्टोरीज की हैं, इतनी भर की हैं कि मैं पोस्टर बॉय आईएसआईएस का हूं। और आईएसआईएस के खिलाफ मेरे लिए, आईबी ने पता आपको, मैं आईएसआईएस की खिलाफत करने के लिए इराक जा रहा था एक डेलीगेशन लेके, आईएसआईएस को बैन करने के लिए और आरएसएस की ऑपोजिशन करने के लिए इराक, जब आईएसआईएस टॉप पे थी अपने। तो किसने रोका मुझे?
सरकार ने मुझे जाने नहीं दिया इराक में उनको अपोज करने के लिए। तो आरएसएस वालों की फिर भी इतनी जुर्रत और हिम्मत है ऐसे व्यक्ति को जो आईएसआईएस के सबसे ज्यादा खिलाफ है, दुनिया में सबसे ज्यादा खिलाफ लोगों में से एक हूं मैं आईएसआईएस के, उसको वो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। यही चाल चरित्र और चेहरा है आरएसएस के लोगों का। आज भी वो केस आईबी महमूद प्राचा वर्सेस आईबी के नाम से दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जहां मैं ये कहता हूं कि ये कुछ लोगों ने हमारे जो आईबी और रॉ के अंदर जो रोग एलिमेंट्स हैं, उन्होंने हमारी आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई को, मुसलमानों की आवाज को कमजोर करने के लिए मुझे रोका है, क्योंकि हम एक बड़ा आंदोलन मुसलमानों के बीच में भी कर रहे थे कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में आईएसआईएस जैसी गैर इस्लामिक और गैर इंसानियत के संगठन का नाम भी नहीं लेना है, मतलब उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए आईबी के रोग एलिमेंट्स और आरएसएस के लोग ये साजिश करते हैं। चलिए ठीक है, आप सही बात भी कहते हैं तो आपको फंसा दिया जाता है, आपका ये कहना है। फंसा देने की कोशिश की जाती है। राजा साहब, आप आरएसएस का जितना नाम ले रहे हैं, पता नहीं सरकार उतना तवज्जो दे रही है कि नहीं दे रही, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अभी हाल में कि हर मस्जिद में मंदिर खोलना बंद करो, लेकिन वो प्रक्रिया रुकती नजर नहीं आ रही है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। तो खैर, मेरा सवाल ईवीएम पर ही रहेगा। ईवीएम का विरोध कोई नई बात नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। 2014 से पहले ये विरोध भाजपा करती थी। आप ईवीएम के विरोधी कब से हुए? 2014 के बाद से हुए या 2014 के पहले से? देखिए, इसमें मैंने एक केस किया था एज ए वकील, और तब मैंने इस पर डिटेल स्टडी नहीं की थी। 2014 से पहले भी एक केस किया था और उसमें भी सर्वाइव किया था हमने। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन की दी थी उस केस में कि आप बिहार हाई कोर्ट जाके इसको चैलेंज कीजिए, लेकिन फिर वो हमारे क्लाइंट्स ने वो फॉलोअप नहीं किया, तो मैं उसको फिर फॉलोअप नहीं कर पाया। हाँ, अभी मैं 5 जनवरी से ही इस केस में, मतलब ईवीएम के खिलाफ दोबारा एक तरीके से, पूरी तरीके से शामिल हुआ हूँ। मैंने सबसे पहले उसके बारे में डिटेल स्टडी की, और इसीलिए आज जो सबसे नए नए काम हो रहे हैं ना, जो ईवीएम के बारे में, पहले पूरा देश ईवीएम के खिलाफ सिर्फ इतना भर बोल रहा था कि देखिए ये जो है, इसमें वीवीपैट में बढ़ा दीजिए, इसकी परसेंटेज बढ़ा दीजिए काउंटिंग की, 100% काउंटिंग कर दीजिए, 50% काउंटिंग कर दीजिए। मैंने पहली बार आके ये सभी लोगों को कन्विंस किया, और देवा सायम साहब हैं उसमें, और सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन है इसमें, और ये जस्टिस कोलसे पाटिल भी हैं इसमें, और ऐसे ऐसे विद्वान लोग भी ये कह रहे थे कि ईवीएम को किसी तरीके से ठोक बजा के ठीक किया जा सकता है। मगर पहली बार मैंने आके ये सब लोगों को कन्विंस भी किया, और जितने जो लोग एक्चुअली इंटेलेक्चुअल हैं वो लोग मेरी बात से कन्विंस भी हुए, और सब ने माना कि ईवीएम से चुनाव ही गैर कानूनी है, और पेपर बैलेट से चुनाव कराना आज भी कानूनी तरीका, आज भी पेपर बैलेट से है। तो हमने ना सिर्फ सड़क पे आंदोलन शुरू किया एक बड़े लेवल पे, बल्कि कोर्ट में भी हमने एक अलग तरीके से सबूत इकट्ठे करके, और एक इनोवेटिव तरीके से, जो आज तक कभी लीगल स्ट्रैटेजी इस्तेमाल ही नहीं हुई थी, वो इस्तेमाल की। तो अब हम विक्ट्री के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो मैं डेफिनेटली सिर्फ 1 साल, अभी 4 तारीख को होगा, तब से ही इसमें पूरी ताकत से हूँ। उससे पहले मैं नहीं था, ये बात मैं तस्लीम कर। और हाँ, मोहन भागवत जी की जहाँ तक बात है, अगर वो सच में ये काम करेंगे, ये बहकाने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आरएसएस का जो नाम है ना, एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, और ये जितने भी इनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया में अब फैलता जा रहा है। तो अब अगर विदेशों में केस होंगे तो उनको, मेरा ये मानना है, मेरा ओपिनियन ये है, उनमें एक अपनी सही छवि करने के लिए और कोई डिफेंस पैदा करने के लिए ऐसा बोला है। अदरवाइज मोहन भागवत जी आज चाहें तो ये काम आज 1 मिनट में रुक सकते हैं, क्योंकि आरएसएस एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड फोर्स है। उनकी सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है डिसिप्लिन्ड है, वो एक आदेश को मानती हैं, उनको ये भी पता है। और एक उनके स्पोक्सपर्सन की कोई मैंने वो भी देखी थी डिबेट, उसने कहा था कि उनकी बात को समझने में कई सदियां लग जाएंगी, दशकों लग जाएंगे, उनकी किस बात का इसी ऊपर। कोई हैं वो आरएसएस के बड़े मुखर रूप से डिबेट्स में आते हैं, उनके इस बात का असली क्या मतलब है, ये समझने में ही आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हम जैसे लोग तो समझते हैं ना, ये उस काम से है। जब उन्होंने सच में रुकवाना होगा ऐसा कोई काम, तो 1 ही मिनट लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। नहीं तो उनकी इस बात का असली मतलब क्या है आपकी समझ? मैंने बताया तो, एक तो विदेशों में जो केसेस होंगे उनके ऊपर, वहाँ डिफेंस बता सकते हैं कि एज ए संगठन तो देखिए वो ऐसी अच्छी बात बोलते हैं, उसको डिफेंस क्रिएट किया जा रहा है। मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन किसी भी निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन में ये बात उजागर होकर आएगी। अगर उन्हें रोकना हो तो वो अपने संगठनों को सीधा नहीं बोलेंगे ये मत करो, बजरंग दल के लोग ही तो जाके सब करते हैं। राम भाई तेंगुल को और मेती लेपुन को अगर आज इंस्ट्रक्शंस आरएसएस जारी कर दे
तो आपको लगता है कि हम मणिपुर में ये जो हथियार लूटे गए थे वो सब वापस नहीं आ जाएंगे? ये सब लोगों को बहकाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ट्रेंड हैं क्रिमिनल लॉ में और जो स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनको तो ये बातें सबको साफ पता है ना। आपने जो बात की शुरुआत की तो आपने कहा कि आपका जब नाम का जिक्र हो तो ईवीएम का चेहरा ना आए, बैलेट पेपर का चेहरा आए। लेकिन क्या ये तर्क वैसा ही तर्क नहीं है कि नेट बैंकिंग की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं तो इंटरनेट बैंकिंग ही बंद कर दी जाए? मतलब ईवीएम एक मशीन ही तो है, उसको क्यों नहीं सुधारा जा सकता है? ठीक है, उसमें छेड़छाड़ होकर वोट जो मताधिकार है उनके साथ दुरुपयोग कर लिया जा रहा है, लेकिन है तो वो मशीन ही, तो उसको ठीक क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमने देखा है इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथ होते हुए ईवीएम की वजह से। और ये कोई एक सरकार की बात तो है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पिछली सरकारों में भी ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लगे कि उन्होंने, आडवाणी जी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे कि ईवीएम से उन्होंने 2009 का चुनाव जीता। अब कांग्रेस ये आरोप भाजपा पर लगाती है, तो ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। मशीन का क्या दोष है? मशीन को ठीक कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल आपका ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ पूछने के लिए। अब देखिए, इसका थोड़ा सा लंबा जवाब है। एक तो चुनाव क्या होता है ये समझने की आवश्यकता है। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता का विश्वास होना चाहिए किसी भी सिस्टम पे, या सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए किसी सिस्टम पे, उससे चुनाव कराया जाना चाहिए। दुनिया भर में जहाँ इस टेक्नोलॉजी का इजाद भी हुआ, वहाँ भी लोगों ने इसको नकारा, ईवीएम की मशीनों को, कि ये सबसे सुरक्षित मेथड नहीं है, ये सबसे खतरनाक मेथड है। अब एलन मस्क साहब तो टेक्नोलॉजिस्ट है ना, और ये कोई इन्होंने बहुत मुश्किल या रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कही है कि ईवीएम के द्वारा चुनाव मैनिपुलेट हो ही सकता है। ये तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो बेसिक टेक्नोलॉजी जानता है वो ये बात को कह सकता है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें छवि नज़र आती है वोटों की, वोट नज़र नहीं आता है। सबसे बड़ी बात तो इसमें कमी यही है, छवि नज़र आती है, वोट नज़र नहीं आता। कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वीवीपैट का 5% वीवीपैट जो होता है उसका मिलान हुआ, वो 100% का 100% मिलता है हर बार। कभी 4.9 नहीं हुआ, कभी 5.1 नहीं हुआ। बिल्कुल, इस बात का भी टेक्निकल रूप से मैं जवाब दूंगा। लॉ ऑफ एवरेजेस और लॉ ऑफ इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखिए, कोई भी ये जो 5%, 2%, 50% काउंटिंग का जो सिस्टम है ना, वो इलेक्शन की जो बुनियादी कानून है, बुनियादी कॉन्सेप्ट है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये सब टेक्निकल डिटेल्स आज तक किसी ने सोची नहीं है, इतनी डेप्थ में नहीं गया, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। आपकी सुनने में बात कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इसका मैं एक ही काउंटर सवाल पूछ के आपका जवाब दे दूंगा। क्या इलेक्शन एक वोट से जीता जाता है या नहीं जीता जाता? एक वोट से हारा जाता है या नहीं हारा जाता? तो इसमें सैंपलिंग का जो सिस्टम है ना, इलेक्शन के लॉ पे बिल्कुल लागू नहीं होता है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि फिर वही बात है, वीवीपैट की मशीनें वही है ना, इंप्रूवमेंट कर लो इसमें। तो ये क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो बिल्कुल हमने कस के पकड़ के रखना है? पेपर बैलेट से चुनाव कराने में किसी को क्यों दिक्कत हो सकती है कि वो अपनी जान दे देगा, फडणवीस साहब को लगा देंगे, हमारे जो साथी सहयोगी थे जिन्होंने हमें सबने बैकस्टैप कर दिया, योगेंद्र यादव जी जैसे कितने कितने लोग थे जो तरह तरह के नकाब पहने हुए बैठे थे हम लोगों के साथ, उन्होंने सबने ईवीएम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया सडनली। तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है ना, हम जानते हैं कौन हमारे अंदर प्लांटेड लोग हैं। तो ऐसा कौन सा प्रेम है कि इसको ठोक बजा लो, सुधार लो, कर लो? और आप लोगों ने एक आपने बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी, उसका शायद आप तथ्यात्मक रूप से उसको बैकअप नहीं कर पाएंगे कि हमने देखा कि ईवीएम से चुनाव सुचारू रूप से हो रहे हैं। अब मैं आपको, जल्दी हो रहा है, काउंटिंग जल्दी हो जाती है, ये सब तो तथ्य है ही ना। दो तथ्य हैं। आपने दो बातें कही अभी भी, जल्दी हो रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर तथ्यात्मक रूप से गलत बात है। अब कई महीने लगते हैं, कई फेजेस लगते हैं, पहले इतने दिन नहीं लगते थे। 84 में जब चुनाव हुए थे ना पेपर बैलेट से, तो कितने 2 फेजेस में हुए थे सिर्फ, ये पता है आपको? काउंटिंग सिर्फ 2 दिन में हो जाती थी। आज कितने महीने लगते हैं, उससे भी आगे चलते हैं। ये इतनी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, और इसी बात की वजह से तो हर जगह जीत रहे हैं हम। ये इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर है कि अगर आप लोग थोड़ी सी रिसर्च इस पर कर लें तो साल भर, मतलब 365 दिन अधिकारी जो हैं, सारे अधिकारी देश के जो चुनाव के प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है साल भर। और फिर भी मैं गारंटी के साथ एक बात कहता हूं आपको, आज फिर पूरी गारंटी के साथ है, इस देश में 5 लोग हैं, 5 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो इस ईवीएम की प्रक्रिया को कानूनी, टेक्निकल और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पूरा समझते होंगे। सिर्फ 5 लोग होंगे टोटल। उसमें से मैं भी अपने आप को एक समझता हूँ। इसको आप हंस के भी ले सकते हैं या
लेकिन ये एक मुझे कहना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ बात। और मुझे भी, मैं इतनी मेहनत करके, और मैं बहुत, लोग बोलते हैं मैं चीज़ों को जल्दी पकड़ता हूँ, मुझे पूरे 2 महीने लगे थे हज़ारों पेज पढ़ने में, और उसके बाद ज़मीन पे समझने में, चुनाव लड़ते लड़ते, तब मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं 60 से 70% इस चीज़ को जानता हूँ। अगर चुनाव आयुक्त एक भी अधिकारी उनके पास ऐसा है जो मुझसे डिबेट कर ले आपके ही चैनल पे बैठ के, और मुझे ये कन्विंस कर दे कि ये फुल प्रूफ तरीका है, या उसको समझ में ही आ गया गलत तरीका है या सही तरीका है, उसको ये पूरा तरीका समझ में आ गया ईवीएम से, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा उसी वक्त, अगर ये बता दे। और दूसरी बात, जिसकी वजह से ये हरियाणा का ऑर्डर आया है 90 की 90 सीटों का, किसी एक, मेरा ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है आज आपके माध्यम से भी, हालांकि मैं ज़्यादातर इंटरैक्ट ही सोशल मीडिया के ज़रिए करता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में आज मेरा पहला ऐसा कोई इंटरव्यू है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा कि ये वन ऑन वन है, इसलिए मैं तैयार हो गया। तो ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि सिर्फ पूरे देश में एक, ये इस लोकसभा की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टडी किया, इस लोकसभा के चुनाव से लेके और आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सिर्फ एक पोलिंग बूथ, एक मशीन में चुनाव आयुक्त ये दिखा दे कि हमने प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था, जिस प्रक्रिया को मेरे केस में बताया था कि ये सारी प्रक्रिया हैं जिसको फॉलो करती है चुनाव आयोग, इसलिए ईवीएम से चुनाव सुरक्षित हैं, उस प्रक्रिया को सिर्फ एक मशीन में फॉलो किया है, तो मैं फिर कहूँगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ और चुनाव आयुक्त सही है। लेकिन अगर वो एक में भी नहीं दिखा सकते, फिर ये कहें कि ये बहुत सुरक्षित मेथड है, तो ये सरासर झूठ है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, वो तो खैर केस ही चल ही रहा है, सामने आएगा। राजा साहब, आपने ही कहा, मैं केस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं ऑफर दे रहा हूँ चुनाव आयुक्त को, सिर्फ एक मशीन का ये दिखा दें कि स्टार्ट से एंड तक प्रोसीजर उन्होंने, जो उनका अपना प्रोसीजर है चुनाव को सुरक्षित बताने के लिए। अदरवाइज उनका भी स्टेटमेंट यही है, ईवीएम पर से सेफ नहीं है, हम इसमें इतने सारे चौकीदार लगा देते हैं, इतने सारे एसओपीज हैं हमारे, इतने सारे मैनुअल्स हैं, इतनी सारी कंडीशंस हैं, उसकी वजह से सेफ है। वो ये नहीं बोलते हैं हैक नहीं हो सकती है, वो ये बोलते हैं कि इसमें जो रेडिएशन निकलती है इतनी कम निकलती है, लेकिन उसके लिए पूरा एक डिटेल टेक्निकल सेशन आप अलग से करो, मैं आपको बता दूंगा। मोटा मोटा आम आदमी को समझाने के लिए एक मशीन दिखा देना सिर्फ, जिसमें पूरा उनका ही प्रोसीजर फॉलो किया है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, मेरे हिसाब से वो झूठ बोला था सुप्रीम कोर्ट से, वही मैं साबित करने की चेष्टा कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उन्हें कानून तक बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। मेरा चैलेंज तो ये है ना, वो दिखा देना एक मशीन पे, क्यों नहीं दिखा देते? चलिए, उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग आपका चैलेंज स्वीकार करेगा। लेकिन मैं आपकी बात से एक और सवाल ले रहा हूं कि आपने कहा कि आपका मन भी डोल गया उस दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कह दिया कि हमारे ऊपर दबाव है। आप वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तमाम संस्थाओं के कॉम्प्रोमाइज़ होने की बात कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वहाँ की लड़ाई में आपको जीत मिल जाएगी या ईवीएम को लेके न्याय ही सामने आएगा? क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब ने इम्पॉसिबल काम ही किया ना, मैं उनका एक छोटा सा फॉलोअर हूँ, तो उन्होंने तो इतने बड़े बड़े इम्पॉसिबल काम किए, छोटा मोटा तो हम भी कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है इस देश को कि चुनाव सूनर और लेटर पेपर बैलेट से ही होंगे, इसलिए हौसला रखें। ये नहीं सोच लें कि हम वोट भी देंगे तब भी हम सरकारें नहीं बदल सकते, ये अपने मन में ख्याल नहीं आने दें। ये गारंटी है एक अम्बेडकरवादी छोटे से सिपाही की, चुनाव 100% पेपर बैलेट से ही होंगे। हाँ, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारा साथ देंगी अपने स्लीपर सेल्स को पीछे करके, तो ये काम हम बहुत जल्दी कर लेंगे। अदरवाइज़ ये काम हमें और आपको मिलकर करना पड़ेगा, जिसमें कोर्ट जो है वो भी एक रोल अदा करेगा। हम लोगों ने देखिए स्ट्रैटेजी बनाई है, हम किसी भी कोर्ट में अब सीधे जाके मेन रिलीफ मांगते ही नहीं है, हम तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अलग अलग रिलीफ अलग अलग कोर्ट से लेते हैं। एक जिक्सॉ पजल है, उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिलीफ हमने लिए हैं, और वो रिलीफ की वजह से जब वो पूरी पिक्चर निकल के आ रही है, उसी का अंजाम तो है। हरियाणा का एक ऑर्डर तो वन ऑफ थिंग है, उससे पहले उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी मेहनत हुई है, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत लोगों ने महीनों महीनों तक पढ़ाई की है, लिखाई की है, सबूत इकट्ठे किए। आपने कहा कि आपकी मुहिम के साथ जो लोग पहले जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे अलग हो गए। पहली बात, कौन कौन लोग हैं वो जो अलग हो गए? क्या उनमें कन्विक्शन नहीं थी, या फिर जैसे आपने कहा प्लांटेड थे? नहीं, हर प्रकार के लोग जुड़े हमारे साथ, और क्योंकि दिल में तो सबके कमज़ोरी है ना, जो भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी, चाहे वो कुरैशी साहब हों और रावत साहब हों, 2 लोगों को जो एक्स रिटायर्ड चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कमिश्नर्स हैं,
उनको चुनाव आयोग और अमित शाह जी और मोदी जी और आरएसएस मुख्य रूप से एज बड़े फेसेस हमारे खिलाफ उतारती है, लेकिन वो भी मेरे साथ डिबेट करने को तैयार नहीं होती कभी भी। तो उन लोगों के माध्यम से ऐसी क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के मन में ये बात तो पता है ना कि इससे गड़बड़ होती है, सबको पता है ये बात, हर एक चुनाव आयुक्त को पता है, सबको पता है। तो अब ऐसे में आप देखिए, जब हमने 5 जनवरी को ये लड़ाई शुरू की थी तो आपने देखा था ना कितने सारे लोग हमारे साथ थे। बहुत सारे लोग विभिन्न वजहों से हमारे से अलग होते गए। तो अब मैं वो जब कोई लोग इसलिए कि वो लोग थक गए होंगे, कोई लोग इसलिए कि उन्हें लगा होगा ये तो अब ये भी हार ही गए, अब इनको छोड़ो, किसी और मुद्दे पे जाते हैं। तो बहुत सारी वजहें होती है। कुछ लोगों को, जैसे योगेंद्र यादव साहब थे और दूसरे लोग थे, उनको तो डायरेक्ट ही इन्वॉल्व कर लिया आरएसएस और बीजेपी ने। देवास आयन साहब मुझे बार और एक कुछ कहते हैं कि ये योगेंद्र यादव से, तो उन्हें भी बड़ा धक्का लगा। योगेंद्र यादव जी ने हम सबको क्वैक बता दिया एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख के कि हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का हुआ, तो थोड़ा वो अपने रास्ते पे आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग होशियार हो चुके हैं ना, ऐसे लोगों को की ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत है राजू पुरलेकर जैसे लोगों की, वो कभी नहीं टूटे। हमें ज़रूरत है जो लोग हैं जैसे डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, वो कभी नहीं पीछे हटे। डॉक्टर ये देवा सहायम साहब कभी नहीं इससे भटके, कोलसे पाटिल साहब वो कभी नहीं भटके। ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो वही लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। ये मुश्किल लड़ाई है। आरएसएस और बीजेपी को कम करके आंकना कि वो साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के कार्य नहीं करेंगे, तो उसको मेरे ख्याल से समझदारी की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन ये सब पब्लिक डोमेन में है। सबके नाम आप लोग पब्लिक डोमेन में जाके दे सकते हैं। ये जयराम रमेश जी और ये इनका भी नाम केसी वेणुगोपाल साहब का मैं बहुत मजबूरी में भरे मन से ले रहा हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है किसी की रोजी रोटी और को ख़राब करने का। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पब्लिक खुद देख लेना। जो सबसे मुश्किल टाइम था, हम लोगों को सब अकेला छोड़ के चले गए। आज जब फिर एक माहौल बन रहा है तो सब लोग आएंगे, लेकिन सब लोग वेलकम है। ये लड़ाई कोई मेरी नहीं है, देवा सायम साहब की नहीं है, प्यारेलाल गर्ग साहब की नहीं है, राजू पार्लेकर साहब की नहीं है, किसी की अकेले की तो है नहीं, कोलसे पाटिल साहब की नहीं है। ये तो सबकी लड़ाई है ना। प्रभाकर परकाला साहब की लड़ाई नहीं है। हम लोग तो सबके इसके बेनिफिशियरी भी नहीं होने वाले। बेनिफिशियरी तो राहुल गांधी जी होंगे, बेनिफिशियरी तो कोई ना कोई इंडिया गठबंधन से होगा जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे, इस पे आप सोचें। लेकिन कल को आप अगर अपनी लाइन से भटक जाएं तो लोग आपको भी स्लीपर सेल या प्लांटेड कह सकते हैं। फिर नहीं, कह नहीं सकते, कहना ही चाहिए। मुझे तो चोर, गद्दार, मक्कार, देशद्रोही सब कहना चाहिए अगर मैं इतना सा भी अपनी लाइन से भटक जाऊं। और मेरी बात याद रखें, इस इंटरव्यू को याद रखें। ये स्लीपर सेल मत कहें मुझे चोर कहें, मुझे गद्दार कहें, मुझे धोखेबाज कहें, दुनिया की जितनी मन में बुरी बातें आती हैं सब कहें। ऐसा मेरा निवेदन है। अगर मैं ये पेपर बैलेट की लड़ाई से इतना सा भी भटक जाऊं तो ये मेरा निवेदन है, और हर उस व्यक्ति के लिए कहें जो इससे भटकता है। आप किसी को प्रधानमंत्री पद से हटाने या किसी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये जो लड़ाई है, चुनावों की जो लड़ाई है, इसको मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। ये आखिर किस दिशा में जा रही है? एक मैंडेट, एक प्रधानमंत्री जो 3 बार, तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने, उनके सिस्टम पर आप सवाल उठा रहे हैं। एक दूसरी पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो ये लड़ाई किस तरफ जा रही है, किस दिशा में है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस। आप नामों को देख रहे हैं, मैं पदों की बात कर रहा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ तो वो इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, 40% के आसपास वोट लेके। वो 40% लोगों के प्रिय हैं। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, जो ये कहता है कि ये विपक्ष के नेता हैं, मतलब जिन लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया उनकी आवाज़ है। तो अभी ये नाम आप मत देखिए, इन दोनों में फ़र्क होता है। पहले तो पद अलग होता है और व्यक्ति अलग होता है। इसको हमें, हमारे देश को ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सबसे बड़ी रेवोल्यूशन लाया था ना देश में, वो एक बहुत ही ऐसी एक चीज़ है जिसको हम ऐसे, जैसे कि हम पानी पी रहे हैं रोज़ और हवा में सांस ले रहे हैं, वैसा लेने लगे। एक वोट का बराबर अधिकार देना किसी भी डेमोक्रेसी में, एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ दैट डेमोक्रेसी, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। शुरू में ही सबसे पहली बार हुआ था।
वरना अमेरिका में जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है ना, वहाँ भी औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ब्लैक्स को अधिकार नहीं था शुरू में। तो ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन है। ये क्या है? प्रधानमंत्री जी हमारे देश की जनता के नौकर हैं, राहुल गांधी जी नौकर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब नौकर थे। ये सब चीज़ें समझनी है। जनता के पास जो ये वोट की ताकत दी है ना, ये कान पकड़ के किसी भी XYZ को कान पकड़ के 5 साल बाद या उससे भी पहले बाहर निकलने की ताकत है देश की जनता के हाथ में। सबसे बड़ी अदालत इसीलिए है। तो यही अगर कान पकड़ के हटाने का अधिकार कोई भी छीन ले तो उससे बड़ा संविधान के ऊपर हमला कोई नहीं है। बाकी सारी जितनी भी चोरियां बेईमानियां देश में हो रही हैं, संविधान तोड़े जा रहे हैं, चाहे वो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के थ्रू या जो भी हैं, बेरोजगारी जो भी आप कर लें, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो सेकेंडरी है, वो इसके थ्रू है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के, चलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ही नहीं लेता, किसी भी व्यक्ति के हाथ में ऐसी ताकत आ जाए, वो जनता की ये कान पकड़ने वाली ताकत ही ले ले और वो किसी और माध्यम से, तो डेमोक्रेसी में वो जनता से की बात भी क्यों करेगा, किसी की शक्ल भी क्यों देखेगा? वो तो वही करेगा कि आप मुझे खिलाफ भी वोट देते रहो, मेरे पास जीतने का तो दूसरा फॉर्मूला है, हमारी ये लड़ाई है। कल को आप सोच लीजिए, सपोजिंग इसका उल्टा कर लेते हैं, कल को कोई विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का व्यक्ति आ गया और वो यही काम शुरू कर दे कि नहीं मैं ईवीएम से चुनाव कराऊंगा, तो उस दिन नरेंद्र मोदी जी मेरे पीछे खड़े होकर मुझे ही आगे करके बोलेंगे ये है हमारा नेता। जैसे आज सब लोग बोल रहे हैं ना कि ये है हमारा नेता, तो उस दिन नरेंद्र मोदी जी भी मुझे नेता बोलेंगे, क्योंकि उस दिन उन्हें पता होगा कि अब मैं वापस अगर आ पाऊंगा तो सिर्फ पेपर बैलेट के माध्यम से आऊंगा, अदरवाइज मेरी जीत या हार उस पर निर्भर होगी जो उस समय का प्रधानमंत्री है। इस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम प्रधानमंत्री बदलने की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बदलने की नहीं। किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को, किसी भी MP MLA कॉर्पोरेटर को जो जनता की आवाज से नहीं, फ्रॉड तरीके से EVM के माध्यम से जीत के बनाओ। आपके जवाब से ही मेरे 2 सवाल हैं। एक तो इस देश में कोई शिकायत नहीं कर रहा है कि मुझे वोट देने नहीं दिया जा रहा है, जो इन जनरल एक बड़ी ओपिनियन जो है कि जो जिनके पास वोटिंग राइट्स है वो वोट दे रहे हैं। और दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने वाली और मुझे नेता बनाने वाली, तो महमूद प्राचा को इस लड़ाई में अपना नेता कौन बना रहा है? क्या विपक्ष वाले बना रहे हैं, क्या मोदी विरोधी बना रहे हैं, या प्रो मोदी वाले बना रहे हैं? कौन बना रहा है? नहीं, अभी तो मैं तो ये जैसे आपने कहा ना वो फडणवीस वाले सवाल पर जब नीरज ने आपसे पूछा कि मैं हूं कौन, तो यही सवाल है कि आप जो इतनी बातें कह रहे हैं आप हैं कौन? मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं वही सवाल है कि आपको क्यों सच माना जाए। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी के वोटर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप राहुल गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिल रही, चुनाव आयोग आपकी सुन नहीं रहा है, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ये अगर आप अपने आप को बता पाएं तो। पहले तो जब मैंने ये बोला था कि मोदी जी मुझे कहेंगे कि आप आगे रह के लड़ाई लड़ो, वो मेरा मतलब ये नहीं था कि महमूद प्राचा लड़े, मतलब कोई भी वो व्यक्ति जो EVM के खिलाफ लड़ रहा होगा। तो नाम का मेरा मकसद जैसे मोदी जी के लिए नहीं था ना, वो प्रधानमंत्री के लिए था, तो कोई भी व्यक्ति जो ये लड़ाई लड़ रहा होगा उसको नेता बना के मोदी जी बोलेंगे कि आप लड़ो, हम आपके पीछे हैं। क्योंकि उस समय वो वाली सरकार भी तो यही सब करेगी जो आज हम लोगों के साथ हो रहा है, झूठे केस, ये वो, मरने का डर, हमले, ये सब। तो उसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहली बात। अब जहाँ तक मेरी बात है, अब ये हालात ऐसे हैं कि मैंने अभी आपको बताया सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक ही पिटीशन बची है आदि हमारी, अभी हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और अभी जो हमने सबूत इकट्ठे करके हमने पब्लिक डोमेन में भी डाले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग अदालतों में इन मुश्किल हालात में जीत नहीं रहे। तो इसीलिए एक स्पेशल जो रास्ता या एक प्लेस बन गई है मेरी, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ क्योंकि हम जीत रहे हैं, इन मुश्किल हालातों में भी जीत रहे हैं, तो इसलिए मैं इतनी बात कह रहा हूँ। और मैं अभी तक कोई भी केस हारा नहीं हूँ, मैं आपको ये बता दूँ। इसमें हम सारे केस जीते हैं। मुझ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइन भी लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सेट असाइड कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं वो नहीं हूँ कि मैं हार भी रहा हूँ फिर भी कहूँ कि नहीं मैं ही सही हूँ। इन मुश्किल हालात में भी हम जीत रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये, और मैं क्यों जीत रहा हूँ, इतनी ऑड्स हैं, इतने ज़्यादा ऑड्स हैं कि अनसरमाउंटेबल हैं, वो जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बात में इतनी ज़्यादा सच्चाई है, इसलिए जीत पा रहे हैं। वरना एक आंधी आएगी और उड़ा लेगी, जैसे इतने सारे लोगों को उड़ा लिया सिर्फ सच्चाई की वजह से। हाँ, इतना भर हम कह सकते हैं क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं लालच में नहीं आ रहा हूँ, इसीलिए जीत रहे हैं।
वरना आप जो एडीआर की जजमेंट है ना पहली, उसमें आप पहला पैराग्राफ ही देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि चुनाव आयोग को अगर बोला ही ये जा रहा है कि हमें कोई डाउट नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूँ मैं देश के लिए कि इसमें एक बात के लिए मैं मोदी जी और अमित शाह जी को वो भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ। इन्होंने एक चीज़ कर दी है, और ये मैं किसी से बोरो कर रहा हूँ, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये एक संजीव चतुर्वेदी जी हैं जो बहुत ही ईमानदार, उनको मैं अफसर मानता हूँ। अभी वो उत्तराखंड में पोस्टेड हैं और उनकी वजह से भी मेरे ऊपर, या उनका एक केस लड़ते हुए मेरे ऊपर खुद कंटेम्प्ट लगी थी। देवेंद्र फडणवीस साहब ये नहीं बोलेंगे कि मैं क्या क्या केस कर रहा हूँ, मैं हाथरस की बच्ची का केस कर रहा हूँ, ये नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मैं संजीव चतुर्वेदी का केस कर रहा हूँ, ये नहीं बोलेंगे कि मैं उस बच्ची का भी केस कर रहा हूँ जिसको रेप और उसकी फैमिली को मारने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर साहब के ऊपर केस चल रहा है। ये सब मेरी बातें नहीं बताएंगे, लेकिन मैं संजीव चतुर्वेदी जी की एक जो उनकी सेंटेंस है जो मुझसे बोला है उन्होंने कई बार, कि मोदी जी और अमित शाह जी को एक बात के लिए ना सबको इज्जत करनी चाहिए कि वो किसी भी चेहरे पे कोई रंग पोत के आ जाता है ना, तो वो रंग पानी डाल के उतार देते हैं। कोई अगर बहादुरी करने का नाटक करता है ना, ईमानदार करने का नाटक करता है पेंट वेंट करके अपने मुंह पे, तो मोदी जी और अमित शाह जी उसके मुंह पे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह वगैरह के माध्यम से पानी डाल के वो रंग उतार देते हैं। इस बात के लिए मैं संजीव चतुर्वेदी जी की बात को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये काम तो उन्होंने अच्छा किया है कि जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं ना, अम्बेडकरवादी होने की, संविधानवादी होने की, कोर्ट ये बड़े बड़े एसी कमरों में बात करने की, अदालतों में बात करने की, उनके सबके मुंह से पानी से उन्होंने साफ कर दिया है। इस वक्त वही बचेगा जो सड़क पे भी लड़ेगा, जो सच में ईमानदार और बहादुर होगा वही अपने आप को ईमानदार और बहादुर कहे, वरना वो किसी को रहने नहीं देंगे। ये बात तो तय। क्या एक्टिंग करने वालों में राहुल गांधी भी शामिल हैं? देखिए मुंह पे मैं, अब आप नाम लेके पूछ रहे हैं तो जवाब दे रहा हूँ, तो आप सिर्फ एक ही का नाम ले रहे हैं तो फिर मुझ पे ये इल्ज़ाम लगेगा। तो मैं ये बता दूं, राजीव जी ने मेरी लाइफ का पहला ब्रेक मुझे दिया था यूथ कांग्रेस में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहला कोई मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन में जीता था कैंपस प्रेसिडेंट, तो मुझे लाइफ का पहला ब्रेक उन्होंने दिया था। तो आई हैव अफेक्शन फॉर राजीव गांधी जी एंड हिज फैमिली, और वो रहेगी, बट वो पर्सनल है। राहुल गांधी जी की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ, और अहमद पटेल साहब ने मुझे इतने कष्ट दिए हैं जितने मोदी जी और अमित शाह जी दे रहे हैं। वो तो हमारी पार्टी में थे ना, मैं पार्टी में भी था तब, लेकिन वहीं भी वही बात आई थी ना कि वहाँ भी मैं ईमानदारी और उससे मैं एक करबला की ज़मीन है 50,000 करोड़ की, शिया कम्युनिटी की है, वो बचाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं राहुल गांधी जी के बारे में 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा जो उनके लिए पॉजिटिव जाती हैं, बहुत सारी नेगेटिव भी जाती हैं। मैंने पहले ही कहा है कि वो इस चीज़ के पीछे छुप नहीं सकते। देश ने जिम्मेदारी लगाई है उनकी, लीडर ऑफ अपोजिशन की, वो छुप नहीं सकते कि जी हाँ जी मेरे साथ स्लीपर सेल हैं, ये सेल हैं, मेरी इतनी मजबूरी है, मुझे काम नहीं करने देते, मेरा ये सब नहीं चलेगा। ये उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, वक्त ने उन्हें ऐसी, हाँ बहुत देते हैं, दे ही रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं कि आई हैव डिफिकल्ट टास्क, ये सब बोलते हैं ना, ये सब नहीं चलेगा। वो 4,000 किलोमीटर चलें या 8,000 किलोमीटर चलें, उन्हें देश की जनता की आकांक्षाओं पे पूरा उतरना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी की 2 चीज़ें हैं, और एक तो सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि जो उनकी ट्रेडिशंस थी, और ये आसान काम नहीं होता है, उससे हट के आज उनके लिए क्रिटिसिज्म भी बीजेपी आरएसएस करती है ना, बहुत लंबे लंबे, कि इंदिरा जी ने तो ये किया था, राजीव जी खुद ने ये स्पीच दी थी रिजर्वेशन के खिलाफ। तो वो उन सब के विपक्ष में मतलब विरुद्ध भी जाके एक नई लाइन लेने की हिम्मत और जुर्रत कर रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी में मानता हूँ। तो इसलिए मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि इस क्वालिटी के बावजूद भी वो स्लीपर सेल्स को नहीं ओवरकम कर रहे, तो ये उनको वो नहीं रहेगी। तो ये उनको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पीपल विल नॉट फॉरगिव हिम ऑल्सो। एक उनको बड़ा इस वक्त वो कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ पेपर्स फाड़ दिए थे। अब देखिए फिर वही बात है, ये क्या कौन से पेपर्स फाड़े थे उसके बारे में नहीं, जिसके वो भुक्तभोगी खुद भी बने। तो ये तारीफ़ के लायक बात है या बुराई की बात है कि उन्होंने ये कहा कि जो प्रोटेक्शन एमपी एमएलएस को मिल रही है, मंत्रियों को मिल रही है, वो नहीं मिलनी चाहिए। तो वो बात तो कहीं खो ही गई। नैरेटिव ये आ गया कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती कर दी। किस लिए बेइज्जती की, अगर बेइज्जती भी थी वो भूल ही गए, तो वो तारीफ़ के लायक बात है या उनकी बुराई के लायक बात है। मैं इससे ज़्यादा तारीफ़ उनकी करूँगा तो शायद उनको भी ज़्यादा वो हो जाएगा, तो मैं करना नहीं चाहता। उनकी जो इस वक्त वो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, जिस पे वो पूरे नहीं उतर पा रहे हैं।
और इसके लिए उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सिविल सोसाइटी सारी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है इसी वजह से कि वो ऐसी जगह पे हैं और वो उस पर पूरे नहीं उतर पा। सर, तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम पर फिर से आ जाते हैं, उसी पर बात हो रही। तो जो समर्थित कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित जो राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस जीती या उनके समर्थित दल जीते, जैसे झारखंड, जैसे उत्तर प्रदेश में जो सपा ने करिश्मा किया लोकसभा चुनाव में, या जम्मू कश्मीर में जो मतलब फारूक अब्दुल्ला और उनकी जो पार्टी जीती, मतलब उमर अब्दुल्ला, तो ये लोग जब इनसे बात की जाती है कि आप ईवीएम का विरोध करते हैं या नहीं, तो फिर ये उस दौरान मतलब चुप हो जाते हैं या विरोध में कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे नहीं जीत रहे हैं, यहाँ पे ऐसी स्थिति आ रही है कि कांग्रेस हार गई लोकसभा चुनाव, या हरियाणा की बात कर लें और अभी महाराष्ट्र की बात कर लें, तब वो विरोध पे आते हैं। तो आप मतलब इस विरोध और उसको क्या समझते हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी विरोध में आ रही है महाराष्ट्र हारने के बाद? क्या दूसरे लोग आ रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विरोध में आई? जनता का इतना प्रेशर है, करना पड़ रहा है। जो उनके कैंडिडेट्स हारे हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि मेरे ही मोहल्ले में मेरी फैमिली ने अपने आप को मुझे वोट नहीं दिया, इस प्रेशर में स्लीपर सेल्स थोड़ा दबते हैं, तब ये करना पड़ रहा है। हम लोगों को कितने बड़े जाके कितने लोगों से गुजारिश करके कैसे कैसे कन्विंस करना पड़ा है, जब वो तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तैयार नहीं है आज भी ऑफ हैंड। बिल्कुल ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि वो हारने के बाद ऐसा कहते हैं, वो तो हारने के बाद भी चुप बैठ जाते हैं। ऐसा हुआ है। ये तो जनता कह रही है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, हमने आपको जिताया है, आपके घर की खेती थोड़ी है कि हमने आपको जिताया और आप घर जाके सो गए। ये भी जनता शक कर सकती है ना कि बाद में पैसे ले लिए होंगे हारने वाले कैंडिडेट्स ने। ये क्या बहुत नामुमकिन बात है? आज जो हरियाणा में हुड्डा जी के ऊपर इल्ज़ाम लग ही रहे हैं ना, क्यों लग रहे हैं कि वो तो बन गए एलओपी वहाँ पे और बैठ गए अपने सेटिंग करके, ये आरएसएस और बीजेपी से, अमित शाह जी से। ये इल्ज़ाम हुड्डा जी पे डायरेक्ट लग रहे हैं। अभी इस मजबूरी में उन्हें कहना पड़ रहा है, वरना आप बताइए हम लोग मुट्ठी भर लोग ही। अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, वहाँ जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, ट्राइबल लोगों ने इतनी बड़ी रैली की है, 10,000 से ज़्यादा लोग थे वहाँ ईवीएम के खिलाफ। कोई कांग्रेस पार्टी ने मदद की? वहाँ तो हारे ईवीएम से हैं। कमलनाथ जी तो सुरक्षित बैठे हैं ना अपने एसी कमरे में, फिर आप नाम ले लेके बात करवाएंगे मुझसे, पर वो तो मज़े ले रहे हैं ना अभी भी। उनको क्या फ़र्क पड़ा? कोई कांग्रेस पार्टी, कोई विपक्ष की पार्टियाँ नहीं कर रही हैं। जहाँ आपने फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे का नाम लिया, उमर अब्दुल्ला साहब का, उनके फादर कहते हैं कि ईवीएम ख़राब है और वो कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। वही योगेंद्र यादव जी वाली लाइन आप देखिए ना। ये ममता बनर्जी साहिबा ने मना किया कि ईवीएम ख़राब है, अभिषेक बनर्जी उसके लिए बोल रहे हैं कि उससे हट जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको 2 and 2 4 नहीं करना चाहिए। उसके बीच में क्या छुपी बातें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती, वो भी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती है। ये हमारा इल्ज़ाम है उनके ऊपर सबसे बड़ा। ये तो सिविल सोसाइटी, ये तो देवा सायम साहब जैसे लोग, प्यारेलाल गर्ग साहब जैसे लोग, जो ये प्रभाकर परकला साहब जैसे लोग, राजू पोरलेकर जैसे लोग, ये डीसी ये कोलसे पाटिल साहब, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब जैसे लोग, और आम जनता। और मैं सलाम करता हूँ मार्केटवाड़ी विलेज वाले लोगों को। कोई रास्ता छोड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज के पास? मार्कंडवाड़ी की जो जनता है, उन्होंने जीता हुआ है वहाँ तो कैंडिडेट, उस जीते हुए कैंडिडेट साहब को मजबूर किया, भाई हम चाहते हैं पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। तो जनता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही हैं, जनता का दबाव है। उसकी वजह से मजबूरी में पॉलिटिकल पार्टीज को ईवीएम के विरोध में आना पड़ रहा है। वैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह भी काफी इसके विरोध में है, आप पता नहीं उनका समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं, मैं तो हर उस व्यक्ति का, दिग्विजय सिंह जी मेरे साथ आए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करने, उसके बाद कहाँ गए? पिटीशन डाल दी उन्होंने, आंदोलन कर रहे हैं। आप ये बताइए ना, सड़क पे क्यों नहीं है वो? मतलब चीफ मिनिस्टर तो चलिए कमलनाथ जी को बनना है, पेट में हमारे दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों? ये बात समझने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि कमलनाथ जी अभी भी रिलैक्स मोड में है ना। जनता मर रही है, जनता पिट रही है, जनता के ऊपर वही लोग आ रहे हैं जो कि जिनको नापसंद करते हैं, जिनको जनता ने ये कह दिया कि अब की बार तुम्हें देख लेंगे, और फिर वही आ गया व्यक्ति। तो वो उनके साथ क्या असर कर रहा होगा और क्या बोल रहा होगा? तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं तो ईवीएम से जीत जाऊंगा। इसीलिए जो हशर हो रहा है ना जनता का, ये जनता का प्रेशर है। पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी सीरियस नहीं है इस बारे में। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। कुछ लीडर्स, हाँ, अब मैं उनके नाम नहीं खोलना चाहता, वरना उनके पर मैं, क्योंकि उनसे परमिशन नहीं ली है। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो मुझसे मिले हैं, हमारी टीम से मिले हैं, उन्होंने डिटेल में बात समझी है और उसके बाद वो कन्विंस हुए हैं। तो हो सकता है आंदोलन अब सड़कों पे मजबूत भी होगा।
सर ये हरियाणा चुनाव में जो 10% जो परसेंटेज वाली जो बात आई ईवीएम में कि जहाँ 100% या 90% के ऊपर जो 4 था ईवीएम वहाँ पे हम जीत गए, और जहाँ मतलब हार गए, और जहाँ 60% था वहाँ हम जीत गए। तो ये क्या बस जनता के प्रेशर, जनता के दबाव के चलते कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया था, इसमें कुछ दम है इस बैटरी वाले परसेंटेज को लेकर? देखिए, ये भी रामपुर के चुनाव में ना मैंने वीडियोग्राफी जो ली है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है, जब ये ईवीएम की मशीनें कमीशन हो रही थी ना, उसमें एक शब्द जो BEL के जो इंजीनियर आए थे उनसे मैंने क्योंकि सवाल जवाब किए थे, उन्होंने साफ दिखाया है हमें कि जो वीवीपैट की मशीनें हैं उसमें जब बैटरी डाली जाती है, स्टार्ट की जाती है, तो 99% चार्ज होती है डालते टाइम। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन ये ऐसा सबूत नहीं है जो कि पूरी तरीके से 100% इस बात को क्लिंच करने में काफ़ी हो। ये भी बात मैं बोल रहा हूँ, और इसमें बहुत सारी बहस हो सकती है। तो इसीलिए एक कमज़ोर पॉइंट आगे रखा है कांग्रेस पार्टी ने। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि आप वीडियोग्राफी मंगा के देख लो ना कि कानून का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें तो कोई प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हो जाएगा ना, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। उसके ऊपर कोई ध्यान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है, ये देख लीजिए। और सबूत दूं मैं आपको, चुनाव से पहले कई हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स मेरे पास आए थे, उन लोगों को स्लीपर सेल ने दबाव डाल के मुझसे हटा लिया। सिर्फ एक ही कैंडिडेट बचे हैं जो हैं ये भटकल कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो उस अकेले केस में सिर्फ ये ईवीएम वाला मुद्दा है, और बाकी किसी में भी ये ईवीएम वाला मुद्दा लिया ही नहीं गया है। तो मुद्दा ये 99% का है ही नहीं। ये एक छोटा सा इफेक्ट है उसका कि मशीनों में बदले जाने का एक ही तरफ एक इशारा कर रहा है, लेकिन वो तो आंखों से नजर आ जाएगा ना वीडियोग्राफी में। अब या तो वीडियोग्राफी में बदली जा रही हैं मशीनें या नहीं बदली जा रही, या उस जहां बदले जाने के संभावनाएं हैं वहां की वीडियोग्राफी नहीं दे रहा है चुनाव आयोग, तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हो गया ना। उस चीज़ पे कांग्रेस पार्टी एकदम तचर है, उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये है बात असली। बहुत सारी रीजन होते हैं, मैं तो आपको दर्जनों गिनवा सकता हूँ ना रीज़न। और उससे भी बड़ी बात भाई, ये जो कांग्रेस पार्टी जो हर चुनाव के बाद ये कहती है हमने एक कमेटी बना दी, सीधी कमेटी हमसे बात कर लेना, मुझसे बात कर ले, देवा सायन साहब से बात कर ले, प्यारेलाल गर्ग साहब से बात कर ले। जो अभी हरियाणा की कमेटी बनी है उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है जो सारी रिपोर्ट हम पहले से ही पब्लिक डोमेन में डाल चुके हैं। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस डालने से पहले मुझसे बात ही कर लेते। चलिए, वो बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने डालना ही था, हमें नुकसान करने के लिए नहीं डालना था। उनकी एकदम ड्यूटी जाग गई कि आम आदमियों की लड़ाई उन्हें लड़नी है, अपनी कांग्रेस पार्टी की लड़नी नहीं है, अपने कैंडिडेट्स की लड़नी नहीं है। आम आदमी की लड़ाई, सिविल सोसाइटी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी है। इतने जाग गए वो, तो कम से कम बात तो कर लेते। जिसकी वजह से कानून बदला गया है, उस महमूद प्राचा से फ़ोन उठा के बात करना भी उचित नहीं समझा जयराम रमेश साहब ने। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि कितने अंदर तक साजिश चल रही है। ऐसे हल्के मुद्दे उठा रहे हैं और मजबूत मुद्दों को पीछे कर रहे हैं। इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने जो तर्क दिया था कि हमारे यहाँ कई बार जब मशीनों की चेकिंग होती है, कहा जाता है कि आप लोग चेक करके देख लीजिए वोट सही पड़ रहे हैं कि नहीं, तो कई जगह लोग वोट डाल के चेक करते हैं, तो उससे ही बैटरी डाउन होती है। और बैटरी कैलकुलेटर की तरह होती है, जैसे कि अचानक से पता चलता है कि अब बैटरी गई टाइप का। ये बहुत ही कमज़ोर आर्गूमेंट है, लेकिन आर्गूमेंट तो है ना चुनाव आयोग का जो दे पाए। मेरी बात का क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? वीडियोग्राफी दिखा दो। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए वीडियोग्राफी दिखा दो ना सिर्फ, जो कि मैंडेटरी है आपके ही कानून के हिसाब से। तो ये ज़्यादा मजबूत आर्गूमेंट है, या जिसमें वो ऐसा बता सकेंगे ऐसे नहीं वैसे हो गया होगा। तो ये बात है सारी, उनको एक रास्ता देना और फिर ये कहना कि चुनाव आयुक्त निष्पक्ष है। कांग्रेस पार्टी ने आज भी जितनी जो उनकी मैक्सिमम जो कार्रवाई रही है वो क्या रही है कि हम जो हैं एक मिलना चाहते हैं उनसे, मिल लें हमसे, बस यही उनका अल्टीमेट एम इन लाइफ या हाई पॉइंट इन लाइफ रह गया है कि चुनाव आयुक्त मिल ले उनसे और उनकी जो चिट्ठी है उसका जवाब दे दे। ये हाई पॉइंट इन लाइफ है। क्या जनता ने इसलिए वोट दिए थे उन्हें कि ये एक लचर सी जाके कार्रवाई करें, अच्छे अच्छे कुर्ते कलफ वाले पहने, फिर बाहर आके एक स्पीच दे दें, इसलिए? और जनता के वोटों का क्या? उसके लिए कोई लड़ाई ना लड़े। तो ये चीज़ें साफ दिखाती हैं कि स्लीपर सेल्स हर एक पॉलिटिकल पार्टी में कितने गहराई से अंदर घुसे में। एक और एग्जांपल ले लीजिए, अखिलेश यादव जी सपा पार्टी के बॉस हैं, मतलब हाईएस्ट पोस्ट पे बॉस तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो भी अपने पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी के वर्करों के और देश की जनता के नौकर ही हैं। तो उन्होंने क्या कहा
हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। ये आरएसएस को जवाब है मेरा एक, कि हम 80 की 80 सीटें जीत जाएं यूपी में, तब भी हम ये कहेंगे कि पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। लेकिन क्या उन्होंने ये जो बाई इलेक्शन हारे हैं, ये प्योरली ईवीएम के द्वारा हारे हैं। कुछ सीटों पे तो मतलब वहाँ भी एकदम साफ ही है कि हारे हैं, तो वहाँ भी उन्होंने क्या इलेक्शन पिटीशन डलवाई, ये है उनके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उनका काम। वरना एक इलेक्शन पिटीशन डलवाने में आप मुझे ये बता दीजिए, अखिलेश यादव जी या उस कैंडिडेट के पास क्या फाइनेंशियल इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि वो चुनाव में तो इतने पैसे खर्च करते हैं सब। और मैं राहुल गांधी जी से भी और सभी विपक्ष के लीडरों से ये भी कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी साहब से, ये अखिलेश जी से, मायावती जी से सबसे खास तौर पे, क्योंकि उनकी पार्टी को इन मशीनों के द्वारा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, देश में सबसे बड़ा नुकसान ये बसपा को हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप वोट लेने के लिए इतनी कोशिश करते हो, राहुल जी का एग्जाम्पल बार बार इसलिए आता है दिमाग में, आप लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि 4000 किलोमीटर चल दिए और फिर इधर से भी एक असम से और यहाँ मुंबई तक भी निकाल दी रैली, किस लिए? कि लोग कन्विंस हो जाएं उनसे। चलिए कन्विंस हो गए ये, और उसके बाद जब वोट भी डाल दिए लोगों ने, काउंट नहीं हुए, तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे लगाना चाहिए कि जितने भी वोट मिले वो काउंट हो जाएं। उस पर कोई पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। वो मतलब पैसे खर्च करने का मतलब कि इलेक्शन पिटीशन डालने को भी तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हमें जाके कन्विंस करना पड़ रहा है उनके लोगों को, प्रेजेंटेशंस देनी पड़ रही हैं कि आपके साथ ये हुआ है, आप काउंट तो करा लो। ये तो वो हो गया कि किसान ने साल भर मेहनत करके या महीनों तक मेहनत करके खेती की, फसल भी अच्छी हो गई, उसको पैक भी किया और डाल के वो जो होता है ना खलियान, उसमें सील कर दिया, और जब खाने का टाइम आया उसे, तो पता लगा पीछे से कोई खिड़की खोल के, दरवाज़ा खोल के चुरा के ले गया। तो ये सारी मेहनत बेकार है ना। जब तक आपका खलियान मजबूत नहीं है, जब तक आप वोट काउंट नहीं करा पा रहे अपने पड़े हुए, तो बाकी सारी तो आप कितनी भी मेहनत करते रहें। तो मेरे ख्याल से 90% ध्यान जो मशीनों के अंदर जो वोट छुपे हुए हैं या आपके वोट हैं, उनको सुरक्षित काउंट कराने के लिए लगाना चाहिए, और 10% टाइम लगाना चाहिए आपको वोट इकट्ठे करने का, तब भी आप इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा, क्योंकि जनता खिलाफ है आरएसएस और बीजेपी, इसका उल्टा ट्रू नहीं है। आप 90% जनता को, जो कि ऑलरेडी कन्विंस्ड ही है आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, उस पर टाइम लगा रहे हैं कन्विंस करने के लिए, और जहां वो दे देते हैं वोट, वो काउंट करने के लिए आप 10% भी टाइम नहीं लगा रहे और एनर्जी नहीं लगा रहे और रिसोर्सेज नहीं लगा रहे। तो ये क्या तथ्यात्मक रूप से और साइंटिफिक रूप से लॉजिकली सही बात है? ये सोचने के लिए उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। राजा साहब, मेरा सवाल ये है कि आप हरियाणा की बात कर रहे थे, और कुछ दिनों पहले हरियाणा में जब रिजल्ट आया तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि दीपक बाबरिया का एक मैसेज आया था काउंटिंग से पहले, वो एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, और कहा कि नंबर ऑफ सीट्स बताई गई, बाकायदा उनके नाम बताए गए कि यहाँ आपको हरवाया जाएगा, सेटिंग हो चुकी है ये काउंटिंग के समय। लेकिन कहा कि मैंने बाबरिया जी से नाम पूछा कि ना किसने मैसेज भेजा है, कौन है, लेकिन बाबरिया जी फिर बाद में मीडिया में आ देते हैं कि मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता, उसकी जान को खतरा है। तो किस लेवल का रिस्क है इन चीजों में, और वो व्यक्ति कौन है, आपको कोई आइडिया है इन सब चीजों में? मुझे सब चीज़ों का आइडिया है, लेकिन मैं जो जैसे बाबा साहब जो है ना टारगेटेड काम करते थे, तो हम भी उनके फॉलोअर हैं तो टारगेटेड काम करते हैं। इससे हो क्या जाएगा? चलिए बाबरिया साहब या जो भी कांग्रेस पार्टी में, ये बात तो जग जाहिर हो गई कि 18 सीटों पे उनको पहले से पता था कि मैनेज हो जाएगा इलेक्शन, और हो भी गया। उनको पहले पता था कि ये सब सीटें आप जीते हुए हारोगे, और वो सारी की सारी सीटें वो हार भी गए। ये उन्हें 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पता था। ये तथ्यात्मक रूप से आप बता रहे हो, मेरी भी जानकारी यही है। तो उस आदमी का नाम महत्वपूर्ण है, या कम से कम ये काम तो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था कि उसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशंस लगा दें। ये बात उनको पता लग गई अगर, तो इतनी सीटों पे या उससे भी ज़्यादा सीटों पे वो इलेक्शन पिटीशन लगा दे। क्योंकि इलेक्शन ख़त्म कराने का देश में सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से। आप कितनी आवाज़ उठा लें, कोई भी रिट पिटीशन लगा दें जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है, अब कोई भी जो लाखों रुपए जमा करवा दिए कि हम ये इसकी चेकिंग करवाएंगे, जो ये बर्न्ट मेमोरी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उससे कुछ हासिल होने वाला है ही नहीं। एक ही तरीका है। तो बाबरिया साहब और कांग्रेस पार्टी को अगर ये पता लग ही गया था, तो कम से कम सारे हारे हुए कैंडिडेट से एक इलेक्शन पिटीशन ही डलवा देते। वो तो उन्होंने डलवाई नहीं। तो अब मैं स्लीपर सेल बोलूँ ना बोलूँ, ये बता दीजिए मुझे आप। नाम मुझे सबके पता है, मुझे तो उससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें पता है, सबूत भी पता है
पर्सन पता है कौन इलेक्शन कमीशन के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ जो गड़बड़ कर रहा है वो कौन है। अभी दिल्ली के चुनाव में भी क्या होने वाला है वो भी मुझे नाम से पता है कौन व्यक्ति कांग्रेस का क्या कर रहा है। नहीं, लेकिन एक जनरल सेक्रेटरी लेवल का आदमी है, सीडब्ल्यूसी का मेंबर है, वो एक बात कह रहा है, उधर हुड्डा साहब का सब कुछ दांव पे लगा है, फिर आप कह रहे हैं कि ये सब स्लीपर सेल है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। फिर आप मेरी बात मान लेंगे, अपना तथ्य मान लेंगे जो आंखों के सामने नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया ना, इलेक्शन पिटीशन डालने में कितनी मेहनत लगती है, कुछ नहीं ना। और आप एक तरफ से कह रहे हैं हुड्डा साहब का सब कुछ दांव पे लगा है, वो आराम से सो रहे हैं। और कुछ चाहिए सबूत? कोई उनमें ललक कोशिश है? कोशिश की उन्होंने इतनी सी भी कोशिश की इस चुनाव को खत्म कराने की? क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग हैं ही ऐसे, राहुल जी का नेतृत्व और कांग्रेस का नेतृत्व है ही ऐसा, उसके बस की नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये सब लोग जो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं स्लीपर कहता सेल का हूँ पार्ट। हुड्डा जी को क्या नुकसान हो गया, उनका क्या स्टेक पे लगा था, बता दो आप मुझे। चलो यही मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या स्टेक पे लगा था उनका? अब अगर जीतते तो चेहरा उनके सिर सजना था, बेटा मुख्यमंत्री बनता, हाँ, जिस तो तरह की बात चल रही थी। यही स्टेक पे है ना। बस ये तो बहुत बड़ा स्टेक है ना, लेकिन बहुत बड़ा स्टेक है ये। तो बस उससे भी बड़ा स्टेक जनता का है, जिस जनता को अब रोज पिटाई होनी है उनके मशीनों के द्वारा, जीते हुए एमएलए के द्वारा। तो जनता कर रही है ना, वो नहीं कर रहे। जनता तो सड़कों पे आने को तैयार है, जनता मार्केटवाड़ी है। जनता कितनी जगह महाराष्ट्र में आपको पता है आज कितनी रैलियां निकल रही हैं। और हुड्डा जी को तो अगर वो सच में इंटरेस्टेड होते जीतने में, तो हरियाणा में एक जगह से फ़ोन आया हमें, वो तो मुझे टाइम नहीं लग रहा, वरना हुड्डा जी से बड़ी रैली मैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कर दूंगा अभी भी, ईवीएम को लेके। उनके खुद हरियाणा में 10 जगह, लेकिन मैं अकेला पढ़ रहा हूँ अभी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि कोई स्टेक नहीं है, रिलैक्स्ड हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हुए हैं कि नहीं बने हुए? नहीं, अभी तो खैर वो पुराना गाड़ी घोड़े में उनके कोई कमी पास। आ गई? कोई कमी आ गई? नहीं आई ना। वही एसी कमरा, वही न्यू ईयर पार्टी, वही सब कुछ चल रहा है। तो क्या फ़र्क पड़ा? और कोई काम कहेंगे अगर सैनी जी से, वो मतलब जनता का नहीं, जनता के लिए तो कहेंगे या नहीं कहेंगे वही जाने। वैसे कोई अपना पर्सनल काम कहेंगे रुक जाएगा। तो रिलैक्स करें, जब कभी मौका आएगा, मशीनें भी हार जाएंगी, तब मैं बन जाऊंगा सीएम। ये एटीट्यूड है। तो आपके सवालों में ही आपके जवाब भी हैं। लेकिन कई लोग जो कांग्रेस के हारे हुए विधायक हैं इस बार, वो ये कह रहे हैं कि ये खेल चलेगा नहीं कि हम ईवीएम को फिर दोषी भी दें, उसको गालियां भी दें, उसको उसका दोष भी निकालें और फिर इसी से हम चुनाव भी लड़ें। तो मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव है। वो कई लोग कह रहे हैं कि फिर बॉयकॉट करना चाहिए, हमें चुनाव का ही बॉयकॉट करना। नहीं, अगर एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करने वाले लोग सत्ता में होते, दिल से इज्जत करने वाले, दिखाने वाले नहीं, तो ये बहुत बड़ा लॉजिक था, अच्छा लॉजिक था। कोई भी सरकार जो, या मोदी जी और अमित शाह जी को एक बॉडी ब्लो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल, वो लगता। लेकिन इनको फ़र्क पड़ना है। ये जो एक प्रोपोगेट किया जा रहा है, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ये बहुत बड़ा नुकसानदेह रास्ता होगा। उसका भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। वो एक दूसरी पार्टी बनवा देंगे ना कांग्रेस, जैसे शिवसेना बनवा दी, जैसे एनसीपी बनवा दी, उसको असली कांग्रेस बता देंगे, वो लड़ लेंगे चुनाव। ये नहीं चलेगा। संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से आज भी पेपर बैलेट से लीगल चुनाव होते हैं। उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, सड़कों पे भी और अदालतों में भी। हम कोई जनता का ये वो है ना मैंडेट, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज लड़ाई नहीं लड़ेंगी। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये उनको करना ही पड़ेगा। ये जो डिफीटिस्ट एटीट्यूड है, या जो एक तरीके से भगोड़े वाले एटीट्यूड हैं, वो नहीं अपनाने पड़ेंगे। आपको लड़के देश की जनता का असली हक उनके वोटों के माध्यम से दिलवाना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग ऑपोजिशन के नेता होने की जो छवि है वो उसके लायक ही नहीं है। अच्छा, हुड्डा साहब नींद से जागेंगे, प्राचा साहब की मदद मांगे जाएंगे, फिर आप हरियाणा? मैं तो सर के बल जाऊंगा। और बताओ आप, मैं किसी से मिलने नहीं जाता, मैं बता रहा हूं आपको, मैं किसी नेता से मिलने जाता ही नहीं हूं। लेकिन ये ईवीएम के लिए मैं हर एक नेता से गुहार लगा रहा हूं, मुझे अपॉइंटमेंट दो, मुझे आधा घंटा दो, मैं आपको कन्विंस करूंगा आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड धोखा हो रहा है। मैं घुटनों के बल चल के जाऊंगा। और बताओ, मेरे तो घुटनों में मोदी जी बिल्कुल मेरी रॉड को वो टेढ़ी नहीं कर पाए ना मेरे कमर में कोई मेरे झुका पाया, ना मेरे घुटने और ना मेरी गर्दन आज तक कोई नहीं झुका पाया। ये ईवीएम के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए मैं घुटनों के बल होकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, सब नेताओं से, कि मुझे आधे घंटे की एक अपॉइंटमेंट दो, मैं दोबारा आपसे कभी मिलूंगा भी नहीं। और बोलो, सिर्फ मैं आपको ये दिखा दूं, आपको कन्विंस कर दूं कि स्लीपर सेल्स की बातों में नहीं आना है,
ये ओपन एंड शट केस है। इसमें मैं आपको सेक्शन 59, सेक्शन 61 कैपिटल ए और ये जो चुनाव आयुक्त ने खुद किया है, जो कानून बदला है, उसमें भी एक कन्फेशन भी है। इतना भर तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी लीक कर ही सकता हूं कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होते हैं और किसी से होते ही नहीं, कागज ही मिलते हैं और कुछ मिलता ही नहीं है। ये भी तो एक तरीके से एक्सेप्टेंस है ना, और तो कुछ चीज़ है ही नहीं ना। यही तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट है। जो मशीनों में वोट है वो वोट ही नहीं है, ये मतलब है सुब्रमण्यम स्वामी जी की जजमेंट का। जो जिसमें वीवीपैट में वोट होते हैं वो वोट होते हैं। और वीवीपैट ऐसा नहीं कि ये प्रिंटर को वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने नहीं कहा है। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, और उसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे सुरक्षित तरीका एक ही है और वो है पेपर बैलेट। वीवीपैट पेपर बैलेट ही तो है, और क्या होता है? सबसे अच्छा वीवीपैट भी पेपर बैलेट ही है। देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनावों की बात कर लें तो अब तक सैकड़ों चुनाव ईवीएम के जरिए हो चुके हैं। उन चुनावों से सरकारें बनी भी हैं, गिरी भी हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि उन चुनावों की कुल संख्या से बहुत ज्यादा केसेस ईवीएम के खिलाफ अदालतों में दायर हो चुके हैं। उन केसेस में बहुत सारे केस अदालतें खारिज कर चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक। लेकिन फिर भी वो मुहिम जारी है और ईवीएम के खिलाफ उस मुहिम का सबसे मुखर चेहरा और सबसे तेज आवाज महमूद प्राचा आज हमारे साथ थे। बहुत ही साफगोही और ईमानदारी के साथ प्राचा साहब ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और उनका ये साफ तौर पर दावा है कि वो इसी ईमानदारी और तनी हुई रीढ़ के साथ ईवीएम के खिलाफ अपनी इस मुहिम को जारी रखेंगे। मंच में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब आपका, और आपकी इस मुहिम के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने।